चलो ये वाले क्वेश्चन तुमने ट्राई करके नहीं देखे होंगे, तो एक बार पहले तुम ही ट्राई करना, उसके बाद मैं बताऊंगी। जितने भी टॉपिक्स करवा रही हूँ यहाँ पे, हर टॉपिक से तुम्हारे उस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। डोमेन का क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन है डोमेन के इस पीडीएफ में। तो डोमेन के अंदर तुम लोगों को पता है कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे रूट के अंदर हो जाती है आपकी रिस्ट्रिक्शन, अगर डिनोमिनेटर में है तो वहां आप 0 नहीं लिख सकते। तो ये रिस्ट्रिक्शंस आपको ध्यान होंगी, आपने क्लासेस ली हैं। तो यहाँ पर मेरे को ये बताओ रिस्ट्रिक्शन क्या लगेगी। रिस्ट्रिक्शन ही इंपॉर्टेंट है, अगर तुमको वो लगानी आ रही है ना, तो उसके बाद तो फिर कैलकुलेटिव पार्ट है। हम लॉग के अंदर वाली चीज पॉजिटिव हो गई। एक तो तुम बोल रहे हो लॉग के अंदर वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है, हम लिख लेते हैं। एक तो 2x+3 अपॉन में 4x² प्लस x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, इसके अलावा इक्वल्स टू भी आता है। नहीं, ई तो ठीक है, ई तो दे रखा है इन्होंने, ये तो हमें नो नहीं है। अगर बेस का हमें पता नहीं हो तो हम बेस पे कंडीशन लगा देते हैं, बट यहाँ तो बेस पता है ना, नेचुरल लॉग है, तो नहीं लगानी बेस पे। दूसरा देखो कोस इनवर्स, तो जो 1 है -1 से 1 के बीच में होगा। हाँ, कोस इनवर्स के अंदर क्या डालते हो तुम लोग, -1 to 1 इनपुट डाल सकते हो। तो इसका मतलब जो भी अंदर पड़ा है इसकी वैल्यू -1 to 1 रही होगी। ये दोनों पार्ट सॉल्व करने हैं अब तुमको। अब देखो ये दोनों पार्ट सेटिस्फाई होना चाहिए भाई, ये भी तुम्हारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ये वाला पोर्शन -1 to 1 लाई करना चाहिए, तभी ये आप बताओगे भाई इसका डोमेन है। तो आपको ग्रीन भी सेटिस्फाई कराना है, रेड भी सेटिस्फाई कराना है। तो आप क्या करोगे, रेड को सॉल्व करो, एक इंटरवल निकलेगा, ग्रीन को सॉल्व करो, एक इंटरवल निकलेगा, और लास्ट में क्या कर लोगे, उसका इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट ले लोगे जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो करो एक बार सॉल्व, इंटरवल क्या आ रहा है तुम्हारा। इसमें आपका वेवी कर्व मेथड लगेगा, ठीक है, वेवी कर्व सबको आते हैं ना। पहले वाले भी कैसे करोगे, रेड वाले में नीचे वाला पोर्शन फैक्टराइज हो रहा है। यस मैम, हो जाएगा। इसको फैक्टराइज कर लो, क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढ लेना, फिर क्या बनेगा देखो 2x+3 फैक्टराइज करके क्या बन रहा है, नीचे वाला प्रोडक्ट चाहिए -12 और सम चाहिए +1। एक तो बनेगा x+1 और एक बनेगा 4x-3। ठीक है, एक बनेगा 4x-3 और एक बनेगा x+1, ठीक है। ये आपको दे रखा है ग्रेटर देन 0। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हो गए, 3 होंगे ना यहाँ पर, -1 -1 3/2 -3/2 और 4/3 3/4। 3/4, ठीक है। फिर क्या करते हो, प्लस माइनस, आपको कौन से वाला रीजन चाहिए, ग्रेटर देन 0 वाला, मतलब पॉजिटिव रीजन चाहिए। तो एक तो ये आ गया और ये वाला पार्ट आ गया। इसको इंटरवल में कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू -3/2 पे ओपन ब्रैकेट आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा, मैम ओपन आएगा। ओपन ही आएगा, सब पे ही ओपन आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन ही नहीं है। ये हो गया -3/2 -1 यूनियन 3/4 से इंफिनिटी, ठीक है। ये आ गया हमारा पहला केस सॉल्व करके। दूसरा केस सॉल्व करो, इसमें क्या बनेगा। अच्छा, इसमें देखो 2 इनइक्वालिटीज बन जाएंगी, एक तो तुम ये वाला पार्ट ले लो, ये वाला, और एक तुम ले लो ये वाला पार्ट। जब तुम ये वाला पार्ट लोगे तो यहाँ से क्या बन रहा है, -1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x-1 अपॉन x+2। अच्छा, मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूं क्या अगर। नो मैम, नहीं ले जा सकते। कुछ बच्चे करते हैं ये मिस्टेक कि वो कैसे सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अच्छा, रीजन बताओ इसको क्यों नहीं कर सकते हम मल्टीप्लाई। क्योंकि हमको x की वैल्यू नहीं पता क्या है। मान लो कुछ इस तरीके की वैल्यू है कि ये नेगेटिव क्वांटिटी हो गई, x की तुम कोई वैल्यू ले रहे हो, उसमें +2 करे हो तो नेगेटिव आंसर है, फिर नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदलता है ना। और मान लो तुमने x की कोई यस वैल्यू मैम। पॉजिटिव ले ली, तो उस केस में साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा। तो हमको पता ही नहीं है ना कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर आपको 100% पता चल गया ये पॉजिटिव क्वांटिटी है या ये नेगेटिव क्वांटिटी है, तो आप उसको भेज दो भाई, अगर नेगेटिव है तो हम साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल देंगे, पॉजिटिव है तो सेम रखेंगे। लेकिन अभी तो हमें आइडिया ही नहीं है, ठीक है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते जब तक हमें पता नहीं चले
कि क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अच्छा, तो आप क्या करोगे, इस वाले पार्ट को इधर ले जाओ, तो ये क्या बनेगा, 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो इसको, क्या आ रहा है इंटरवल, एलसीएम लो, देखो क्या आ रहा है, फटाफट करो, ये तो कैलकुलेटिव पार्ट है। गुड इवनिंग अभिषेक बेटा। मैम 3x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1। तो x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x प्लस 1 मैम नहीं, x x प्लस 2, 2। x प्लस 2, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स दो हो जाएंगे, एक तो क्या हो गया -1/3 और एक -2, माइनस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ग्रेटर वाला चाहिए। इस बार ब्रैकेट क्लोज जाएंगे, कैसे आएंगे बताओ, किस पे क्लोज जाएगा, किस पे तुम क्लोज नहीं ले सकते। मैम -2 पे मैम माइनस -2/3। -2 पे तो देखो क्लोज, हालांकि इक्वल का साइन है, लेकिन -2 पे क्लोज नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे ही तुम डिनोमिनेटर में x को वैल्यू -2 पुट करते हो तो डिनोमिनेटर 0 बन जाता है। हमें ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं लेनी होती है जिसमें डिनोमिनेटर आपका क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो यहाँ पर जब लिखोगे आंसर, तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया, -∞ टू -2 ओपन ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट -1/3 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये हो गया सेकेंड। इसी तरीके से एक और रह गई आपकी 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करोगे, किसी ने किया सॉल्व, इसको सॉल्व करोगे, 1 को इधर लेके आओगे, एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2, ये मैं बता देती हूँ, डायरेक्ट कर लेना तुम, लेस देन इक्वल्स टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स दो हो गए, एक तो हो गया 2 और एक हो गया 3। प्लस माइनस प्लस, इस बार नेगेटिव रीजन चाहिए, तो ये वाला रीजन आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहां से तो मुझे छोटा सा आंसर मिल गया, x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -2 और क्लोज्ड ब्रैकेट 3। अब ये रेड ब्लू और व्हाइट का तुमको इंटरसेक्शन लेना है, क्या आएगा इसका इंटरसेक्शन। अच्छा, तुमको देखो क्या बोला था, इंटरसेक्शन तुम लोगे, तुम्हारी कोई वैल्यू आ गई और इन्होंने दे रखी है वो वैल्यू ये है, अल्फा बीटा की वैल्यू यहां से लेगी, फिर 5 बीटा माइनस 4 अल्फा की वैल्यू निकालनी है तुमको। क्या आएगा कॉमन इंटर मतलब कॉमन पार्ट, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देख लिया करो, अगर मतलब ऐसे कंफ्यूजन होती है तो, जहां पे तुम्हें सारी लाइंस एक साथ दिख जाएं, कॉमन पार्ट हो जाएगा वो। देखो इसका कॉमन पार्ट क्या आएगा, इंटरसेक्शन लोगे तो चेक कर लेना तुमने निकाला हो तो, 3/4 से 3, ये ओपन ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है। और तुमको मैच करना हो ना, तुम्हें मतलब तुम्हारा गलत है या नहीं, आंसर सही है कि नहीं, ये भी तुम्हें पता चल जाएगा। फिर देखो इस फॉर्मेट का आना चाहिए था तुम्हारा इंटरवल, क्या हमारा इसी फॉर्मेट का आया है, क्लोज ओपन ब्रैकेट अल्फा और बीटा पे क्लोज है, सेम सेम आया ना, इधर एक बीटा है उसके आगे क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, इधर अल्फा उसके आगे ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा तुम्हारा ठीक निकला है कि नहीं निकला। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 3/4, बीटा की वैल्यू कितनी होगी 3, ये वैल्यूज इसमें पुट कर देना, 5 बीटा माइनस 4 अल्फा में तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, कर लोगे। ये 2024 का ही क्वेश्चन है। ओके मैम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी डोमेन का ही है, इसका ध्यान रखना, ये -1 है ऊपर, क्या क्या कंडीशंस लगाओगे, कंडीशन बता दो, इसमें सारा सॉल्व नहीं करेंगे। पहले तो कोस इनवर्स वाले को देख लेते हैं, ये -1 to 1। अब जैसे इसमें -1 to 1 करोगे तो इसमें देखो एक मोड भी है, ये हो गया mod x अपॉन 4। तुमको x की निकालनी है ना डोमेन, मतलब x की वैल्यूज निकालनी है, तुम x को अकेला छोड़ने की कोशिश करो, यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 तो देखो पॉजिटिव ही है, मुझे पता है मल्टीप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 माइनस mod x लेस देन इक्वल्स टू 4। यहाँ से तुम्हारे पास, तुमको mod x छोड़ना है बीच में, तो अब क्या करूं मैं, पहले तो मैं -2 कर देती हूँ दोनों तरफ, और उसके बाद नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं। यस मैम। यस मैम। अगर मैं -2 करूंगी तो बनेगा -6 लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ क्या बनेगा माइनस mod x लेस देन इक्वल्स टू 2। अब मेरे को mod x चाहिए, तो ये नेगेटिव साइन हटाऊंगी मैं, इसको पूरे को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगी तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा आपका। 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2।
तो ये आ गया आपका, ठीक है। अच्छा ये तो 100% ट्रू है क्या? नो मैम। नो मैम नॉट। क्यों? एक्स की कोई भी वैल्यू लेके देखो एक बार। मैम -2 नहीं आ सकती। नहीं, पर उसने खाली इक्वल थोड़ी बोला बेटा, उसने तो ग्रेटर देन भी बोल रखे है ना। ये ऐसे है, मोड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। तुम एक्स की कोई भी वैल्यू लेके देख लो, क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 बनेगी? पुट करके देख लो ना, नेगेटिव पुट करके देख लो, जीरो देख लो और पॉजिटिव पुट करके देख लो, तुम्हें अपने आप आइडिया हो जाएगा, मैम ऑल वैल्यू होगा। है ना। हर वैल्यू पे ट्रू आ रहा है ये। तुम -4 पुट कर लो, उसका मॉड लोगे तो 4 बनेगा जो कि बड़ा होता है -2 से। 0 पुट कर लो, 0 यहाँ है, 0 बड़ा होता है -2 से। और अगर तुम पॉजिटिव पुट करोगे तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव से तो बड़ा ही होगा। तो ये तो, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से तो मुझे पता चल रहा है एक्स बिलोंग टू ऑल रियल नंबर्स। सॉल्व कहाँ करोगे, मतलब देखोगे क्या, मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 6। मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 6 का मतलब क्या है कि एक्स कहां से कहां बिलोंग करेगा। एक तरीका तो ये है कि तुम इसको मोड को प्लस माइनस में चेंज करके देख लो, ठीक है। मतलब मोड को ओपन करते हो तो दो प्लस और माइनस साइन आते हैं ना, ये उस तरीके से कर लो। या फिर तुमको ये ध्यान होना चाहिए कि मोड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 6 है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 से छोटी और -6 से बड़ी। यहां से तो मुझे मिल गया ये आंसर, ठीक है। दोनों का क्या करोगे, इंटरसेक्शन लोगे। केसेस अलग अलग नहीं है, एक ही केस था। इंटरसेक्शन लोगे तो यहाँ से तो तुम्हें क्या मिल गया, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -6 to 6। ये तो सारा रियल नंबर था, ये -6 to 6 था, ऑब्वियस सी बात है। इंटरसेक्शन लोगे तो यही वाला पार्ट रहेगा। इसमें बताओ क्या करोगे। ये -1 है ऊपर पावर, ध्यान से देखना। तो अगर इसको तुम एक बार लिखोगे प्रॉपर तो ये ऐसे बनेगा 1/log e 3 - x। अब इसमें तुमको रिस्ट्रिक्शंस लगानी है। पहली लॉग ई बात, जीरो नहीं हो सकता। log e तो बेटा बेस में है ना। आप आर्ग्यूमेंट पे देखो ना, ये तो बेस है। ये ऐसे होता तो तुम 1 लिखते, 0 भी क्यों लिखते, 1 लिखते। log 1 होता है 0, ठीक है। यहाँ कंडीशंस क्या क्या लगाओगे, 3 - x। ये जो log के अंदर तुम डालते हो ये क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, क्या मैं यहाँ पर 1 ले सकती हूँ इसको, सॉरी हाँ 1 ले सकती हूँ इसको, 3 - x को। सोच के देखो एक बार, अगर मैंने log के अंदर 1 डाल दिया तो log 1 कितना होता है, 0। तो ये अल्टीमेटली 1/0 बनेगा ना। तो 1/0 तो मुझे नहीं चाहिए। तो मतलब यहाँ पर जब log डिनोमिनेटर में आ गया, तो एक चीज और भी तुम्हें ध्यान रखनी है कि नीचे 0 नहीं बने, उसके लिए मेरे को 3 - x को नॉट इक्वल्स टू क्या दिखाना पड़ेगा, 1। क्योंकि अगर 3 - x 1 के इक्वल हो गया तो log 1 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, 0 नहीं आ सकता डिनोमिनेटर में, ठीक है। दो कंडीशन होगी, ऊपर क्या लगा सकते हो। और तो कुछ नहीं लगा सकते, कर लो अब इसको सॉल्व। देखो यहाँ से क्या क्या आ रहा है, निकालो एक्स की क्या आ रही है डोमेन, मतलब एक्स की क्या वैल्यू आ रही है यहाँ से। ये तो कह रहा है कि एक्स जो है 3 - x इज ग्रेटर देन 0 से क्या निकलेगा, x इज लेस देन 3, ठीक है। यहाँ से तो ये मिलेगा, और यहाँ से क्या मिल रहा है, x इक्वल्स टू x इज नॉट इक्वल्स टू 2, 2। ठीक है। तो क्या हो जाएगी x की वैल्यू, लेस देन 3 और 2 नहीं होनी चाहिए। तो x बिलोंग्स टू -∞ to 3, और उसके अंदर से क्या कर दो, 2 माइनस कर दो, क्योंकि -∞ to 3। माइनस। क्या कह रहे हो बेटा, नो मैम सही है। ठीक है। -∞ से 3 की रेंज में ही तो तुम्हारा 2 कहीं बीच में आता है ना, पर इसने बोल दिया 2 के इक्वल नहीं हो सकता, तो तुमने उस पार्ट में से 2 को हटा दिया। अब ये दोनों में क्या करोगे, कॉमन पार्ट देख लेना, ठीक है। और कॉमन पार्ट जब तुम देखोगे तुमको आइडिया लग जाना चाहिए। ये तो दिख ही रहा होगा, चमक गया होगा, इसकी वैल्यू तो क्या है, यहीं से चमक गया होगा बिना कॉमन लिए। मैम 2। हाँ ये तो 2 है, ये जो अंदर लिखा हुआ है। अब तुम कॉमन पार्ट लेना, वो मैम तुम्हारे अल्फा से चेक 6 करे। आएगा। अल्फा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, हाँ ठीक है, अल्फा 6 है, बीटा 3। बीटा 3 है, और गामा कितना है तुम्हारा 2। ये तीनों वैल्यूज पता लगने के बाद सवाल में कुछ भी नहीं बचा, प्लस कर देना तीनों को, 11 हो गया, ठीक है। क्लियर है चीज। तो यहाँ पर एक एक रिस्ट्रिक्शन और हमने एक्स्ट्रा लगा दी, ये वाली, ये 1 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर देखो ये ऊपर होता ना,
ये डिनोमिनेटर की वजह लॉग ऊपर पड़ा होता न्यूमरेटर में, तो ये रिस्ट्रिक्शन हम नहीं लगाते, डिनोमिनेटर में चला गया इस वजह से हमने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है। ये कुछ इसी तरीके से है, अगर रूट डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर में है, कुछ भी पड़ा है यहाँ पर, तो इस पे क्या रिस्ट्रिक्शन होती है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, बस इतना ही है ना, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये तुम लिखते हो। लेकिन अगर यही चीज मैंने ऐसे लिख दी तो इसमें क्या चेंज आ जाएगा, 0 के इक्वल नहीं हो सकता अभी, क्योंकि अगर तुमने एक्स को यहाँ 0 ले लिया तो रूट 0 0, तो 1/0 क्रिएट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या कंडीशन आ जाएगी, एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो सेम ऐसी तरीके का कुछ हमने लॉग में अप्लाई किया था। ठीक है, कर लोगे, चले आगे। यस मैम। ये तो तुम कर लोगे। अच्छा देखो, यहाँ बेस 10 दे रखा है और एक ये दे रखा है, इस पे तो हो जाएगा, इस पे बता दो कंडीशन एक बार। एक तो रूट में दिख रहा है तुम्हें कुछ, एक तुम्हें डिनोमिनेटर में दिख रहा है। रूट में आते ही रूट देख लिया, अगर वो रूट में अगर कुछ भी पड़ा है तो वो आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक कंडीशन तो होगी ये। दूसरी, 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं क्रिएट होना चाहिए, इसका मतलब ये नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, यहां से क्या कंडीशन मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 जो है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। बस ये 3 कंडीशन सॉल्व कर लो, इनका इंटरसेक्शन ले लेना, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये कर लोगे, इसको फैक्टराइज कर लेना, x प्लस 5 x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। डायरेक्टली क्रिटिकल पॉइंट्स आगे तुम्हारे पास 5 माइनस 5 और 5 प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव रीजन की बात कर रहे हैं, ये हो गया। यहां से क्या मिलेगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू बेसिकली क्या क्या नहीं हो सकती, एक तो 2 नहीं हो सकती और एक -2 नहीं हो सकती। यहां से इसको सॉल्व कर लेना, फैक्टराइज हो जाएगा ये, आई थिंक हो जाएगा ना, 5 3 तो 15 होते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या करोगे, तीनों का इंटरसेक्शन पार्ट लेना, इस तरीके का फॉर्मेट आएगा, कंपेयर कर लेना, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम्हारा डोमेन पे आया हुआ है, ये तुमको क्लियर है तो क्वेश्चन हो जाएगा, कर लोगे। किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना, जैसे यहाँ ये वाला, ये चीज इंपॉर्टेंट थी, अदरवाइज बच्चों को सारा पता होता है, मतलब कि रूट के अंदर क्या आता है, डिनोमिनेटर में क्या आता है। कई बार ये मिस हो जाता है कि नीचे है तो हम लोग यहाँ पर 0 क्रिएट कर देते हैं गलती से, जल्दीबाजी में, तो इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, एक तुम्हारा क्वेश्चन, दो तुम्हारे क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज पे आए हुए हैं, तो तुमको फॉर्मूले तो वैसे याद होंगे सम वाले। तो देखो जरा क्वेश्चन क्या है, let a and b be two distinct positive real numbers, let 11th term of a gp whose first term is a and third term is b is equal to pth term of another gp। दो gp लेनी है तुमको, ठीक है। पहले इसको लिख लो एक बार, ये बोल क्या रहा है। सपोज मैंने एक जीपी ले ली, ठीक है, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है, जीपी 1 की बात कर रही हूँ, फर्स्ट टर्म है आपकी स्मॉल ए, ठीक है, और थर्ड टर्म क्या बोल रहा है, थर्ड टर्म इज बी, बी के इक्वल है। दैट मीन्स थर्ड टर्म किसके इक्वल है, बी के इक्वल। जीपी 2 में क्या बोल रहा है, हुज फर्स्ट टर्म इज ए, जीपी 2 की भी फर्स्ट टर्म ए ही है, और फिफ्थ टर्म क्या है इसमें, फिफ्थ टर्म आपकी है बी। इसका मतलब यहाँ की थर्ड टर्म और यहाँ की फिफ्थ टर्म सेम हो गई, फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म भी सेम है। तो बताओ कैसे करोगे, थोड़ा सा फर्क क्या आएगा यहाँ पर, क्या आएगा बताओ, यहाँ पर कॉमन रेशियो का फर्क आएगा। ठीक है, उसने भाई बोला है कि दो अलग अलग जीपीज हैं, तो बेशक तुम्हारी टर्म सेम आ रही है, बट कॉमन रेशियो का फर्क आएगा। तो बताओ क्या करें अब इसमें। सपोज इस वाले का मैंने स्मॉल आर मान लिया कॉमन रेशियो, इस वाले का कैपिटल आर मान लिया, आपको पी की वैल्यू निकालनी है। पी क्या था, क्या था पी बताओ, 11th टर्म pth टर्म के इक्वल है, तो वो पी की वैल्यू निकालनी है। तो चलो लिख लेते हैं, देखो इसकी 11th टर्म में लिख दू A11, ठीक है। इसकी pth टर्म कैसे लिखूं, सपोज मैं कैपिटल ए करके लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इसकी 11th इसकी pth के बराबर है, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको, ठीक है। यहां से हमको दिख ही रहा है कि थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म बराबर है, तो इसकी थर्ड टर्म हो जाएगी A3 और इसकी फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी A5। A3 इज इक्वल्स टू A5, ये दोनों कंडीशंस आपको
क्या है, गिवन है। तो आप यहाँ से अब खोल लो इनको। A3 कैसे लिखोगे, कॉमन रेशियो R था, तो A3 कैसे लिखते हो, फर्स्ट टर्म A है, AR स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ कॉमन रेशियो कैपिटल R है, तो कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म इधर भी A ही है, तो ये A कैपिटल R की पावर 4, यही हो जाएगा। तो यहां से तुमको R में रिलेशन मिल गया, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू R4, ठीक है। एक रिलेशन तुमको ये दे रखा है, अब ऑब्वियस सी बात है, जो तुमने निकाला ना, ये इसी में यूज हो रहा होगा, यहीं से तुम्हारी P की वैल्यू निकल के आएगी। A11 कैसे लिखोगे, AR की पावर 10 इज इक्वल्स टू AP कैसे लिखोगे, AR की पावर P माइनस 1, A कैपिटल R, ये ध्यान रखना, इस वाले GP के लिए कॉमन रेशियो कैपिटल R था, A कैपिटल R की पावर P माइनस 1, ठीक है। A से A तो कट गया, बच क्या गया, R की पावर 10 इज इक्वल्स टू कैपिटल R की पावर P माइनस 1। बताओ अब क्या करोगे इसमें, अब तो सिंपल हो गया क्वेश्चन बिल्कुल। एक तो तुमको ये पता है, अब तुमने माइनस निकाल लिया, फिर से बोलो निकी बेटा। ऑब्वियस ही बात है, एक चीज देखो, तुमको P निकालना है, तो P तो तभी निकालोगे ना जब इधर भी कैपिटल R हो, तुम ऊपर पावर्स कंपेयर कर लो, समझ आ रही है इतनी बात। यस मैम, जब R तक की इधर, पावर 20। हाँ, तो यहाँ पर कटेगा R पूरा। स्क्वायर इज इक्वल टू R की पावर 4 है, तो यहाँ पर R स्क्वायर क्रिएट कर लो। R स्क्वायर कैसे क्रिएट करोगे, यहाँ लिख सकते हो R की पावर 2 और उसकी पावर 5 इज इक्वल टू कैपिटल R की पावर P माइनस 1। R स्क्वायर की जगह ये R4 लिख दो, तो R4 की पावर 5 इज इक्वल टू R की पावर P माइनस 1, यहाँ 20 बनेगा और उधर बनेगा P माइनस 1, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 21, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट देखो, आसान था ये, इस तरीके का क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आया हुआ है, सम से रिलेटेड। इफ इन अ जीपी ऑफ 64 टर्म्स, 64 टर्म्स हैं, द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 7 टाइम्स द सम ऑफ द ऑड टर्म्स ऑफ द जीपी। कह रहा है 64 टर्म्स हैं, ठीक है, n की वैल्यू तो 64 है, तो सारी 64 टर्म्स का सम किसके इक्वल है, 7 टाइम्स ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म्स। जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना, तो जीपी ले लिया करो, ठीक है। स्टैंडर्ड जीपी तुम क्या लेते हो, ए आर स्क्वायर, इसी टाइप से लेते हो ना, ऐसे ही लेते हो। तो सम ऑफ 64 टर्म्स में ऐसे लिख दूं, a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू लास्ट क्या आएगी बताओ, AR की पावर 60। ए आर की पावर 63, क्योंकि टर्म 64 है। ये किसके इक्वल दे रखा है, सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स। ऑड टर्म्स कौन सी है इसमें, ए आर, ना सॉरी, ए आर तो सेकंड होगी, ए प्लस ए आर स्क्वायर, देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म है, आगे कहीं तुम्हारी फिफ्थ टर्म आ रही होगी। तो बेसिकली ये टर्म्स कैसी हैं, ओड नंबर पे हैं, 135, तो ये ओड टर्म्स होगी, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर 4 और अप टू लास्ट ओड टर्म क्या हो जाएगी, AR की पावर 62। हाँ, ए आर की पावर 62। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या करोगे, बस बस खत्म हो गया ये, बस एक ही लाइन का सवाल रह गया। क्या तुमको येलो कलर का जो लिखा हुआ है सम निकालना आता है, फॉर्मूला लगा दो सम का, इनका सम कर सकते हो। फर्स्ट टर्म क्या है, जीपी बन रही है, कॉमन रेशियो आर है, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, ए। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, आर की पावर एन, एन क्या है बेसिकली, मैम 64। 64, यहाँ तो सारी टर्म्स ली है ना मैंने, 64 की 64 ले रखी है, ठीक है। 64 माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन, यहाँ से तो मुझे ये मिल रहा है इक्वल्स टू 7 इंटू में, इनका सम बताओ कैसे करोगे, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। क्या तुमको यहाँ पर भी जीपी बनती दिख रही है, यस मैम, R स्क्वायर। हाँ, ये भी जीपी बन रहा है, बस फर्क इतना हो गया कि तुमने एक एक टर्म बीच में स्किप कर दी ना, तो अब कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, आर की जगह आर स्क्वायर आ रहा है, देखो यहाँ पे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, यहाँ फिर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जब यहाँ का सम लिखोगे तो क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म तो इधर भी ए ही है, कॉमन रेशियो आर स्क्वायर और उसकी पावर करते हो तुम एन, यहाँ एन की वैल्यू कितनी है, 64 टर्म्स थी तुम्हारे पास, जिसमें से तुमने ओड और उठा ली, तो आधी होगी ना, आधी इवन आधी ओड, तो 32 टर्म्स बच गई, ठीक है। माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन, ए से ए तो चला गया, ठीक है, और मैम क्या R चला गया, स्क्वायर माइनस 1 हो। आर स्क्वायर माइनस वन, ए से ए चला गया, और क्या कट रहा है, ये भी कट गया, क्या पूरा ही कट गया, तुम इसको मल्टीप्लाई कर दो, आर की पावर 64 ही बनेगा यहाँ से भी,
बन गया कि नहीं? ये पूरा चला गया, सब कुछ चला गया, सिर्फ ये बच गया 1/r-1 इज इक्वल टू 7/r² - 1। यहाँ से अब निकालना मुश्किल है क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई की जगह तुम यही सॉल्व कर लो। r² - 1 को तुम क्या लिख सकते हो? r+1 इंटू r-1, a² - b² वाली प्रॉपर्टी यूज करके ये हो जाएगा r+1 इंटू में r-1। ये तो कट गया, यहाँ से 7 इज इक्वल टू r+1 आ गया। r की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने तुम्हें कराए हैं ना, अभी 2024 की हैं, कोई डाउट है इसमें? कर लोगे मेरे ख्याल से? यस मैम। ठीक है, बस तुमको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और इसमें कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट देखो, ये भी जीपी का ही है, नहीं एपी का है। Sn denote the sum of first n terms of an arithmetic progression. S10 दे रखा है 390, रेशियो ऑफ द 10th एंड 5th टर्म इज 15:7। S15 माइनस S5 निकालना है। एओडी पता चल जाएंगे तो निकाल लोगे। एओडी कैसे निकालें? जो कंडीशंस दे रखी है बस लगाते जाओ जो उन्होंने कंडीशन दे रखी है। S10 मतलब 10 टर्म्स का सम, कैसे लिखते हो? 10/2 इंटू में 2a प्लस 10-1 इंटू में d इज इक्वल टू 390 दे रखा है। यहाँ से 5 इंटू में 2a प्लस 9d किसके इक्वल आ गया? 390 के इक्वल। ठीक है, एक काम करो, इस 5 को भी उधर ही ले जाओ, डिवाइड हो ही रहा है, तो 2a प्लस 9d किसके इक्वल आ जाएगा? 78। ठीक है, ये हो गया 1, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या करें? सेकंड उसने बोल रखा है रेशियो ऑफ 10th एंड 5th टर्म इज 15:7। 10th टर्म कैसे लिखते हो? a प्लस 9d। 15th टर्म कैसे लिखते हो? a प्लस 14d। इसकी वैल्यू दे रखी है 15/7। क्या करें बताओ? क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी? d की, a की टर्म्स में निकाल लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उसको कितना आ रहा है? 7a प्लस 63d इज इक्वल टू 15a प्लस 15 इंटू 14 करोगे तो कितना बनेगा? अच्छा 14 कैसे आ गया? 5th टर्म था ना, 5th है, 4 करो बेटा इसको। ये बनेगा 15a प्लस में 60d। यहां से एओडी में क्या रिलेशन बन रहा है? 9d इज इक्वल्स टू 8d। जो गड़बड़ की है क्या कैलकुलेशन में? चेक करो एक बार। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, ये बनेगा 3d इज इक्वल्स टू 8a। अब या तो d की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू निकालो, मर्जी है तुम्हारी, और इसमें पुट कर दो। ठीक है, निकाल लो। अब एओडी की वैल्यू निकाल के बताओ, अब तो कर सकते हो। निकाल लोगे ना? अब यहाँ से 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है तुमको, यहाँ से a की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देना, d की निकल जाएगी, और फिर d की निकलने के बाद वापस इसमें पुट करके a की निकाल लेना, तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास a और d दोनों आ जाएंगे। ठीक है, सवाल में पूछ के रखे S15 माइनस S5 निकालना है। S15 क्या होता है? 15/2 इंटू में 2a प्लस 14d, और S5 क्या होता है? 5/2 इंटू में 2a प्लस 4d। जब तुम्हारे पास a और d निकल ही जाएंगे तो इसमें कुछ और अननोन तो बचा ही नहीं, इसमें वैल्यूज पुट कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। ये तो तुम्हारे इस टाइप के क्वेश्चंस तो आए हुए हैं, ये तो सीक्वेंस एंड सीरीज से आया हुआ है। एक डोमेन का हमने कर ही लिया, अब एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन और करा रही हूँ, समझ जाना। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन बना हुआ है। कंसीडर मैट्रिक मैंने थोड़ा अच्छे लेवल का ही लिया है, मतलब जो आया हुआ है ना क्वेश्चन उससे थोड़ा ढंग का लिया है। आपको एक ये मैट्रिक्स दे रखा है, डेटरमिनेंट दे रखा है बेसिकली। ठीक है, S1 बोल रहा है f ऑफ माइनस एक्स इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एफ एक्स। अच्छा ये मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, डेटरमिनेंट नहीं है, ये मैट्रिक्स है। S2 दे रखा है fx into fy is equals to f of xy, which one is correct? वो पूछ रहा है, क्या करोगे बताओ? पहली स्टेटमेंट का मतलब समझा सकते हो, f of माइनस एक्स इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स fx का क्या मतलब है कि तुम इस fx को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो क्या आ रहा होगा आंसर? बताओ। इनवर्स है, ये इसका इनवर्स है। अगर मैं कहती हूँ b a का इनवर्स है तो तुम ऐसे लिखते हो ना? लिखते हो कि नहीं लिखते? यस मैम। मतलब होता है, तो अगर ये इसका इनवर्स है fx का, तो बेसिकली fx इंटू f ऑफ माइनस एक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए। बस यही था। तुमको fx पता है, f ऑफ माइनस एक्स क्या करोगे? जहां x है उसकी जगह माइनस एक्स डाल दो।
एक मैट्रिक्स यहाँ से बन जाएगा, एक मैट्रिक्स यहाँ से बन जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है तो ये स्टेटमेंट 1 ट्रू हो गई, और अगर नहीं हो रहा है ऐसा तो स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगी तुम्हारी, गलत हो जाएगी। ठीक है, देखो मैं एफ ऑफ माइनस एक्स बता देती हूँ, उसके बाद तो मल्टीप्लाई ही करना है। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एक्स की जगह जहां जहां एक्स है वहां माइनस एक्स डाल दो, तो कोस ऑफ माइनस एक्स, कोस ऑफ माइनस एक्स तो कोस एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और एक माइनस आगे लगा ही हुआ है तो अल्टीमेटली ये भी क्या बन जाएगा, साइन एक्स। ये तो जीरो है, 0 1, इधर भी 0 0, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, और कोस ऑफ माइनस एक्स कोस एक्स, तो तुम्हारा एफ ऑफ माइनस एक्स ये मैट्रिक्स बन जाएगा। एफ एक्स तुम्हें ये दे ही रखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 100% आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा होगा। ठीक है, तो तुम क्या बोल दोगे, स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है। सेकंड देखो, सेकंड क्या कह रहा है, एफ एक्स इंटू एफ वाई किसके इक्वल आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। करके देखोगे एक बार इसको, या समझ गए हो ये क्या पूछना चाह रहा है। यस मैम, मल्टीप्लाई कर देंगे फिर वो। हम सेकंड वाला बता दीजिए। देखो एफ एक्स आपको ये दे रखा है, एफ एक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ वाई क्या हो जाएगा, इस बार क्या कर रहा है, एक्स की जगह वाई डाल दो, तो ये क्या बनेगा, देखो मैं पहले एफ एक्स लिख रही हूँ, कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। ठीक है, एफ वाई क्या हो जाएगा आपका, एक्स की जगह वाई डाल दो, तो ये बनेगा कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। यहां तक क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तुम ये वाला पार्ट सॉल्व करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, मैम cos x प्लस वाई का फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ यहाँ पर ना फॉर्मूले बन जाएंगे, देखो मैं बता देती हूँ, एक मिनट। जो तुम मल्टीप्लाई करोगे, देखो निकी बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो अगर मेरे को ये पहला एलिमेंट उठाना है, मैंने तुम्हें कल बताया था ये बेसिकली A11 है। ठीक है, इसका मतलब पहले मैट्रिक्स से पहली रो उठाओ, दूसरे मैट्रिक्स की पहली कॉलम उठाओ, मल्टीप्लाई करो, ऐड करके लिख दो। तो cos x को मल्टीप्लाई करोगे cos y से, तो cos x इंटू cos y, माइनस साइन एक्स को मल्टीप्लाई करोगे साइन वाई से, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और 0 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, तो A11 आ गया आपका ये। तो ये क्या है, ये कोई फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, ये cos x प्लस वाई का फॉर्मूला है। यस मैम। तो इसकी जगह तुम कब क्या लिख दोगे, मतलब ये तुम्हें एक स्टेप आगे करना है, मैं वैसे बता रही हूँ, इसकी जगह नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, cos x प्लस वाई लिख दोगे। ठीक है, ये दूसरा एलिमेंट लिख रही हूँ मैं A12। A12 मतलब पहले मैट्रिक्स की पहली रो उठाओ, दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम उठाओ, तो इसको मल्टीप्लाई करो इस वाले कॉलम के साथ, तो क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस ऑफ cos x साइन y, और फिर बनेगा माइनस cos y साइन x, यही बनेगा, और फिर 0 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा। तो देखो ये अब डायरेक्ट कोई फॉर्मुला तो नहीं बन रहा, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेते ही तुम्हें क्या फॉर्मुला मिल जाएगा यहाँ पे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वो क्या होता है साइन ए प्लस बी, तो ये बनेगा माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, माइनस कॉमन ले लोगे तो फॉर्मुला बन जाएगा। तीसरे वाली की मल्टीप्लीकेशन की जरूरत है क्या, नो मैम। जीरो ही बनेगा, यहाँ मेरा स्पेस नहीं बचा, मतलब तीसरा एलिमेंट A13 आ रहा होगा वो 0 ही आएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो तुम जब आइडेंटिटी लगाओगे ना, सॉल्व करोगे तो ये बनेगा साइन एक्स प्लस वाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे सेकंड कॉलम से, दोबारा से तुम्हारी आइडेंटिटी बनेगी cos x प्लस वाई, ये तुम्हारा 0 आएगा, ये 0 0 1। तो चेक करो एक बार, जो तुम्हारा आंसर है वो ये बन गया, cos x प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0 साइन एक्स प्लस वाई, और cos x प्लस वाई 0 1 0 0। ये तुम्हारा एफ एक्स था, और ये तुमने आंसर निकाल दिया। क्या तुम्हें देख के लग रहा है कि एक्स की जगह अगर इसमें मैं एक्स प्लस वाई डाल दूं तो मुझे यही मिल जाएगा, देख के बताओ एक बार, एक्स की जगह एक्स प्लस वाई डालो, यही बन जाएंगी टर्म सारी। यस इसका मैम। मतलब मैंने मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, और मुझे क्या मिल गया आंसर, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो यही बोला था इसने, इसका मतलब स्टेटमेंट 2 भी आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, कर लोगे इस तरीके का सवाल, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। यस मैम। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा एक ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा तुमको चलो एक बार इसका मेरे को आंसर ही बताना। ठीक है, सॉल्व करो इसको, मैं नहीं कराती, छोटा ही क्वेश्चन है 2 लाइन का, दोनों का ही बता देना।
अभिषेक बेटा, अभिषेक चला गया क्या? एक मिनट, नहीं, रिकॉर्डेड क्लास बेटा तुम्हारी यूट्यूब पे डलती है ना। बाकी अगर आपको एक्सेस करने में दिक्कत हो रही है तो मुझे बता देना, मैं भेज दूंगी आपको। और दूसरी चीज, क्रिश आपको लिंक चाहिए, ये जो आपको आज ग्रुप में भेजा है ना, वही लिंक है, सेम ही लिंक से क्लास डेली लेनी होती है, तो आप उसको ना सेव कर लो लिंक को, या तो अगर मान लो आपको और कोई प्रॉब्लम भी रहती है तो आप लोकेश सर से मांग लिया करो, ठीक है, उनको बता दिया करो कोई भी दिक्कत हो तो, या फिर अपने फ्रेंड्स को मैसेज कर दिया करो जो क्लासेस ले रहे हैं, वो शेयर कर देंगे आपके साथ, ठीक है। अभिषेक रिकॉर्डेड हर क्लास का मिलता है बेटा, अगर मान लो आप किसी टाइम पे अवेलेबल नहीं हो तो रिकॉर्डेड मिलता है, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। बताओ भाई, इतना ही टाइम लेना था बस इस क्वेश्चन में। पीएनसी के कॉन्सेप्ट साफ हो गए हैं क्या? बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, अगर सवाल में सिर्फ इतना ही दिया होता कि 12 पॉइंट्स हैं, ठीक है, और कुछ नहीं दे रखा, बस इतना बता रही हूँ 12 पॉइंट्स हैं और उनसे तुमको बताने की कितने ट्रायंगल बन सकते हैं। 12C3। हाँ, 12 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब ऐसे अलग अलग पड़े हुए हैं, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है। तुमको पता है कोई भी 3 पॉइंट पकड़ के एक ट्रायंगल बनता है, मान लो मैंने ये 3 पॉइंट पकड़ लिए, इससे एक ट्रायंगल बन गया, इसी तरीके से मैं ये 3 पकड़ सकती हूँ, ठीक है, ये 3 पकड़ सकती हूँ, या ये 3 पकड़ लिए, तो इसका मतलब 12 में से 3 पॉइंट्स पकड़ के मेरे को एक ट्रायंगल मिलता है। तो अगर आपको टोटल ट्रायंगल्स निकालने हैं तो आप कैसे निकालोगे? 12C3, मतलब 12 में से कोई भी 3 सेलेक्ट कर लो, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? टोटल ट्रायंगल्स। लेकिन अब उसने सवाल में आपको क्या बोल दिया कि इन 12 में से ना 7 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ठीक है, या यूं कह लो एक सेम स्ट्रेट लाइन में। इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 ये एक लाइन में है। बच कितने गए? टोटल पॉइंट्स 12 थे, तो कितने बच गए? 5 बच गए ना, 1 2 3 4 5, ये अलग पड़े हैं। अब पूछ रहा है कि इसमें बताओ कितने ट्रायंगल्स बनेंगे। एक बात बताओ, अब थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन क्या लगी कि भाई अगर तुम ये 3 पॉइंट्स पकड़ रहे हो तो इससे कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या? इससे तो एक लाइन बन रही है, बना सकते हो इसे ट्रायंगल, अगर ये एक लाइन में ही है पॉइंट्स तो नहीं बना सकते ना। सिमिलरली मान लो तुमने ये 3 पॉइंट पकड़ लिए, ये वाला ये वाला ये वाला, और इनकी हेल्प से मैं ट्रायंगल बना रही हूँ, मैं बना सकती हूँ क्या ट्रायंगल? जब तक ये नॉन कोलिनियर, मतलब 2 पॉइंट्स तो लाइन में है तो ठीक है चलेगा, लेकिन तीसरा आपका लाइन से बाहर होना चाहिए, तभी आप एक ट्रायंगल बना सकते हो। तो जो ये 12C3 तुमने सारे पॉइंट से 3 पेयर लेके बना लिए थे ट्रायंगल्स, उसमें इशू क्या हो गया? ये 7 एक लाइन में आ गए, तो इन 7 की वजह से तुमने जो ट्रायंगल्स इसके अंदर काउंट कर लिए उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो 12C3 के अंदर में से इनकी हेल्प से कितने ट्रायंगल्स बना सकते हो? 7 पॉइंट्स की हेल्प से 7C3 ट्रायंगल्स बना सकते हो, ठीक है। तो तुमने क्या कर दिया? 12C3 में से 7C3 माइनस कर दिया, इसको सॉल्व कर लो, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज? इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन। हाँ बेटा। +1 करेंगे, जैसे कि ये पूरा नहीं नहीं लाइन नहीं का एक पॉइंट। नहीं नहीं, वो अगर आपका लाइन का केस होता ना तो करते हैं +1, क्योंकि वहां पर एक पूरी लाइन बन जाती है। अब इन पॉइंट्स की वजह से मेरे पास कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा, ठीक है, तो यहाँ इस केस में +1 नहीं करेंगे। अगर लाइन होता ना तो ये पॉइंट्स पड़े हैं, इनको ज्वाइन करते हो तो एक लाइन बनती है यहाँ पर, इस वजह से लाइन वाले केस में हम लोग +1 कर देते हैं। बट लाइन की मतलब पॉइंट्स की वजह से, स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स है तो उसकी वजह से ट्रायंगल नहीं बनेगा, ओके मैम। ठीक है। सेकंड वाला देखो, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय 5 पॉइंट्स इन अ लाइन एंड 3 पॉइंट्स इन अ पैरेलल लाइन, ये तो डायरेक्ट हो जाना चाहिए। इसको भी इसी तरीके से कर लो ना। जो देखो प्रॉब्लम क्या दे रहा है, जो एक लाइन में पॉइंट्स है ना, प्रॉब्लम वो दे रहे हैं। ये कह रहा है कि एक लाइन है उसके अंदर, मतलब उसमें 4 पॉइंट्स हैं, यूं लगा लो ये
5 पॉइंट्स आपके क्या है, एक लाइन में, ठीक है। फिर कह रहा है इसी के पैरेलल एक लाइन है, इसी के पैरेलल एक लाइन है जिसके ऊपर तुम्हें कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं, 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो ये ग्रीन पॉइंट और रेड पॉइंट से तुम कितने ट्रायंगल्स बना सकते हो। अगर मान लो कोई कंडीशन गिवन ही नहीं होती तो टोटल पॉइंट्स कितने हैं, 5 ग्रीन 3 मैम रेड, तो टोटल कितने होंगे 8। तो कितने ट्रायंगल्स बना सकते हैं अगर कोई कंडीशन गिवन नहीं होती, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते तो 8C3। लेकिन दिक्कत क्या आ गई, ये 5 पॉइंट एक लाइन में दे दिए, तो तुमने इसके अंदर ये 5 पॉइंट्स की हेल्प से भी जो ट्रायंगल्स बने थे ना वो ऐड कर रखे हैं। तो तुम क्या करोगे, माइनस कर दो। इन 5 पॉइंट की हेल्प से कितने ट्रायंगल्स बना सकते हो अगर ये नॉन कोलिनियर होते तो 5C3। इसी तरीके से ये 3 पॉइंट्स है, ये भी एक लाइन में है, लेकिन तुमने इसके अंदर ये केस ऐड कर लिया कि भाई ये 3 पॉइंट अलग अलग पड़े हैं और इसकी वजह से एक ट्रायंगल बन रहा है। या तो तुम इसमें से 3C3 माइनस कर दो, या फिर 3C3 1 ही होता है, ठीक है, 1 माइनस कर दो, क्योंकि 3 पॉइंट्स की वजह से एक ही ट्रायंगल बन सकता है ना। अगर ये 3 पॉइंट्स अलग अलग जगह पड़े हो एक ही ट्रायंगल बना सकते हो, ठीक है। तो या तो सिंपल ऐसे कर लो या सीधा -1 माइनस कर दो, सॉरी 1 माइनस कर दो, ठीक है। कर लोगे सवाल, क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, हो जाएगा। यस मैम। सिंपल एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर लाइन में चीजें दे दी तो लाइन की वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उस चीज को तुम माइनस कर दो, ठीक है। बस इतना फंडा दिमाग में रखना है। नेक्स्ट देखो, अच्छा देखो इसमें सिर्फ एक चीज बतानी थी मुझे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, हालांकि अगर बच्चा बिना सोचे भी करेगा ना तो आंसर निकाल देगा, क्योंकि इसका आंसर आ जाता है डायरेक्टली। हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक नॉर्मल बच्चा क्या करेगा ना, वो 4 पॉइंट सोचेगा और उसकी वजह से कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं, 4 पॉइंट्स की वजह से 4C3 मतलब 4C3, 4C3 कितना होता है, 4 ही होता है, तो 4 बन सकते हैं। अब तुमने यहाँ कंसीडर कर लिया ना नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तुमको बोला था क्या क्वेश्चन में नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, बताओ। सर्कल पे कोई भी 4 पॉइंट्स कोलिनियर हो सकते हैं क्या? नो मैम। सर्कल पे पॉइंट्स लेके देखो, 4 अपने आप ही नॉन कोलिनियर हो गए, अलग अलग जगह पे आएंगे, एक लाइन में तो कभी पॉइंट्स आ ही नहीं सकते सर्कल पे, ठीक है। इस वजह से ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट देख के ही पता चल गया भाई ये क्या कहना चाह रहा है आपको कि पॉइंट्स कैसे हैं, नॉन कोलिनियर है, ठीक है। तो नॉन कोलिनियर में तो पॉइंट्स में 3 पॉइंट पकड़ लो बस, उतने ही आपके क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है कि तुमको सीरीज देखनी है, सीरीज देख के तुमको आइडिया लग जाएगा कि भाई जीपी बन रही है। क्या इस क्वेश्चन में तुमको देख के आइडिया लग रहा है कि जीपी बन रही है यहाँ पर? करो एक बार, ट्राई करो इसको, खुद करो, मेरे को आंसर बताओ फटाफट। मैंने हिंट तुम्हें दे दी है। ये सवाल सिर्फ इतना होता ना तो कोई भी कर देता है इसको, सिर्फ इतना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर इन द एक्सपेंशन दिस निकालो। अब ये बहुत सारे ब्रैकेट दिख जाते हैं तो बच्चा घबरा जाता है, क्या करे अब। देखो ऐसा कुछ सीन होगा ना तो पहले तो चेक कर लेना एक बार, क्या पता जीपी बन रही हो। तुमको दिख रहा है भाई इसके अंदर इन्होंने 1 + x मल्टीप्लाई किया होगा तो 1 + x की पावर 22 बना होगा, फिर आगे किया होगा, आगे किया होगा, इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते करते ये 1 + x की पावर 30 तक पहुंच गए। तो जीपी बन रही है, हमको टर्म्स को ऐड कर रखा है, तो बेसिकली सम ऑफ जीपी निकाल लो, ठीक है। तो ये सम तुम्हें पता चल जाएगा। फर्स्ट टर्म कितनी है, 1 + x की पावर 21। अच्छा कॉमन रेशियो कितना है, बोलो। 1 + x। 1 + x। टर्म्स कितनी है टोटल, ये कॉमन रेशियो था, फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म इंटू में r की पावर n-1 अपॉन में r-1, ठीक है। a का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है। r मतलब कॉमन रेशियो, मतलब सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कर दो तो तुम्हारे पास अपने आप निकल के आ जाएगा 1 + x। इसकी पावर है n, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है, 21 से 30 तक जा रहे हो, हम 10। 10 हो गई, ठीक है। -1 अपॉन में 1 + x, -1, तो -1 से -1 तो सॉरी 1 से -1 तो कट जाएगा, ठीक है। बच क्या गया, इसको कैसे लिख सकते हो अब आप, एक तो ये x पड़ा है नीचे, इसको तो निकाल लो बाहर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बाहर पड़ा हुआ क्या करेगा ये, मल्टीप्लाई करोगे, देखो बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 1 + x की पावर 31। अच्छा इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 1 + x की पावर 21। अब इसमें निकालना आता है तुमको x की पावर 5 का कोफिशिएंट, कैसे निकालोगे बताओ। क्या मुझे x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना चाहिए? हम x की पावर 6 का निकालेंगे। हाँ, यहाँ पर क्या है ना,
ब्रैकेट के बाहर एक एक्स पड़ा है, मान लो अगर ये एक्स नहीं ही होता, ये नहीं होता, इसको भूल जाओ, ये नहीं होता, तो तुम क्या करते, यहां से x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकाल लेते, यहां से x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकाल लेते, ठीक है, और उनको माइनस कर देते या जो भी तुम्हारा आ रहा है। लेकिन एक 1/x बाहर पड़ा है, इसका मतलब अंदर ब्रैकेट से तुमको x की पावर 6 वाली टर्म लेनी होगी, ताकि तुम उसको 1/x से मल्टीप्लाई करो तो एक x से x कट जाए और अल्टीमेटली x की पावर 5 बचे। क्या ये बात समझ आती है सबको? निकी बेटा क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? यस मैम। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको क्या देखना है, इस ब्रैकेट से x की पावर 6 का कोफिशिएंट देखना है। तो x की पावर 6 का कोफिशिएंट देख लो इसमें। x की पावर 6 का कोफिशिएंट कैसे देखते हो? वैसे तो डायरेक्टली आना चाहिए, छोटा ही है, ज्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं है, पर मैं बता देती हूँ। देखो जनरल टर्म देखते हो पहले तुम, टी आर प्लस 1 कितनी हो जाएगी, 31 सी आर, 1 की पावर, तो कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। x की पावर कितनी आ जाएगी, 31 माइनस आर, यही आएगी। आपको क्या देखना है, x की पावर 6। कैसे करोगे? हम आर की वैल्यू निकाल देंगे। हाँ, तुम आर की वैल्यू निकालते हो वैसे बेसिकली, ठीक है। 31 माइनस आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है तुम्हारी? हम 6। हाँ, ठीक है, तो डायरेक्टली आंसर बता दो मेरे को कितना आएगा यहाँ पर। कितनी आ रही है आर की वैल्यू? हम 25। 25। अच्छा, तो तुम देखो यहाँ पर भी कंफ्यूज हो रहे होगे, मैडम ये तो 31 सी 25 हो गया, यही हो गया ना, ये बनेगी टी, आर की वैल्यू 20 कितनी बताई थी आपने, 25, तो ये हो गया टी 26, यही आएगा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि x की पावर 6 का कोफिशिएंट क्या है, तो तुम बोलोगे 31 सी 25। एक तो बच्चा लिखेगा 31 सी 25। अगर मान लो मैंने ये लिख दिया 31 सी 6, तो किसी को प्रॉब्लम है क्या? इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ? यस मैम। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है मैंने? एनसीआर इज इक्वल्स टू, मैम एन सी आर एन माइनस आर। ठीक है, 31 सी 25 किसके इक्वल होता है, ये बहुत जगह यूज होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, इस प्रॉपर्टी को तो तुम भूल ही नहीं सकते हो। 31 सी 25 इज इक्वल्स टू 31 सी 6। अब एक बच्चा तो इसको सॉल्व करने बैठेगा और एक बच्चा ये लिखेगा, बहुत फर्क है बेटा इसमें, बहुत टाइम बचता है आपका, ठीक है। तो यहाँ से तो मेरे को मिल गया x की पावर 6 का कोफिशिएंट 31 सी 6। इसी तरीके से तुम यहाँ से निकालोगे ना, तो तुम्हारा क्या मिलेगा, 21 सी 6। तुम्हें वैसे आइडिया हो जाना चाहिए, 31 था तो 31 सी 6, अगर 21 है तो 21 सी 6, अंदर तो सब कुछ सेम ही है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया ना, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है ऐसे क्वेश्चंस में, ये तो देखो इंपॉर्टेंट है ही, जो भी तुम्हें ये सवाल बनते हैं ना कि x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालो, इसका कोफिशिएंट निकालो, उसमें सबसे अच्छे यही बनते हैं जिसमें ये बाहर कुछ ना कुछ x निकाल रख देते हैं, ऐसी टर्म रख देते हैं और अंदर आपको थोड़ा सा डिफरेंट आंसर निकालना होता है। जैसे हमने यहाँ पर x की पावर 6 देखा है, ना कि x की पावर 5, क्योंकि एक ऑलरेडी 1/x बाहर लगा हुआ था। एक तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है, इस तरीके की क्वेश्चन है तो चेक कर लेना जीपी वाला फॉर्मेट बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है, क्लियर है। फॉर्मेट बन रहा हो तो अपना सम का फॉर्मूला लगा देना। जैसे मान लो एक अगला क्वेश्चन है, इसको देख के बताना कोई फॉर्मेट बन रहा है क्या यहाँ? मैम जीपी बनता है। ये भी बन रहा है जीपी। इसका मतलब पहले तुम क्या करोगे, सम ऑफ जीपी निकाल लो। इसके लिए तुमको पता होना चाहिए, देखो ये तो फर्स्ट टर्म है, ये ए की वैल्यू है, कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, दिस अपॉन दिस कर दो, अगर वैसे डायरेक्टली समझ नहीं आ रहा तो। एक्स प्लस 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन, अच्छा ये भी है x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 3 की पावर n, कितना हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाओगे तो पावर बन जाएगी नेगेटिव, तो n माइनस 1 माइनस n अल्टीमेटली कितना बन गया, x प्लस 3 की पावर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, जिसको तुम क्या लिख सकते हो, x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 3। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, कॉमन रेशियो। क्लियर है ये चीज, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, कॉमन रेशियो निकालना तो सिंपल है, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म कर दो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करोगे, सम ऑफ जीपी निकालना है, तो सम ऑफ जीपी के लिए क्या करोगे, फर्स्ट टर्म क्या है, x प्लस 3 की पावर n इंटू में r की पावर n, r कितना है, x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 3, और इसकी पावर है n। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पर, हम बताओ एन जरा, टर्म।
फिर से सोचो एक बार तसल्ली से, किसी भी एक चीज को पकड़ लो कि इसकी पावर यहाँ से यहाँ तक जा रही है और फिर कैलकुलेट करो। सोचो, लगाओ दिमाग। पहली टर्म देखो, लास्ट टर्म देखो। पहली टर्म में x प्लस 3 की पावर n है, बट लास्ट टर्म में तो x प्लस 3 की पावर है ही नहीं कुछ। इसका मतलब इसकी पावर n से कहां तक गई है? 0 तक। समझ रहे हो? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो देखो और क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ ऐसे लिख दो, इधर इसके साथ ऐसे लिख दूं x प्लस 3 की पावर 0, अब तो समझ रहे हो ना? तुम पावर n से स्टार्ट हुए थे और तुम पावर 0 पर पहुंच गए, तो कितनी टर्म्स रही होंगी? मैम n प्लस n से 1। 0 n प्लस 1। ठीक है, ऊपर कितना आ गया? n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 माइनस 1। अब क्या करोगे? सिंप्लीफाई करना बेटा, इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, एलसीएम वगैरह ले ला के सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट जैसे पीछे आंसर आया था ना उस तरीके से कुछ आ जाएगा। x प्लस 3 की पावर n प्लस 1 माइनस x प्लस 2 की पावर n माइनस 1, ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, सवाल पूछा था कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 1 निकालो। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ पे बाहर तो कुछ लगा ही नहीं हुआ, जैसे पिछली बार 1/x लगा हुआ था, यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ। तो तुमको क्या देखना है? इस ब्रैकेट से भी n माइनस 1 वाली टर्म देख लो, x की पावर n माइनस 1 वाली, इस ब्रैकेट से भी x की पावर n माइनस 1 वाली टर्म देख लो और सॉल्व कर लेना। कर लो क्या आगे? छोड़ दूं मैं? इसको सॉल्व कर लेना, उसको सॉल्व करके देखोगे ना तो तुम्हारी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, आंसर मैं बता देती हूँ इसका। थर्ड ऑप्शन है आंसर। ठीक है, नहीं थर्ड नहीं, सॉरी सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड और थर्ड सेम है? अच्छा, प्लस माइनस का फर्क है, थर्ड ही है बेटा। ठीक है, n प्लस 1 C2 5। अब कर लोगे अटेम्प्ट, पेपर में आया तो सवाल इससे। कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं? एक तो तुमको जीपी देखनी है बन रही है कि नहीं, सम लगा देना, सम का फॉर्मूला, उसके बाद नीचे जो भी कोफिशिएंट पूछ रखा है ध्यान से देख लेना, ब्रैकेट के बाहर कुछ दे रखा है तो जैसे हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था उस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए हैं जो तुम्हारे टेस्ट पेपर में, जिस पे मतलब क्वेश्चंस बने हुए हैं। अब बाकी के हम लोग टेस्ट पेपर के कल डिस्कस करेंगे, पेपर तुम्हारा परसों है। हम बाकी का अब अपना जो मैंने तुम्हें पीडीएफ भेजा था वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो ये मैंने ना सारे इकट्ठे डाल दिए थे, मैं बस ये बताना चाह रही थी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे कितने क्वेश्चन आए हुए 2023 में, सब में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये तो सारे सेम है, देखो ऊपर के 4, मैं ये वाला ट्राई करवा देती हूँ तुम्हें। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, इसके लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए? इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला? देखो ये वाला करा रही हूँ, बताओ इसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, फॉर्मूले में वो नहीं होना चाहिए A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, और इसी का क्या करते हो? मैग्नीट्यूड ले लेते हो। ठीक है, अब ये A2 और A1 क्या है? A2 और A1 बेसिकली, निकी बेटा ध्यान से सुनना, अगर आपको मान लो कंफ्यूजन भी है ना चैप्टर्स में, तो ये जो बातें बोल रही हूँ इनको नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये जो A2 और A1 है ये क्या है? लाइन के ऊपर जो पॉइंट लाई कर रहा है वो है बेसिकली A2 A1। अब ये कोई स्टैंडर्ड तुम्हें लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो इसके ऊपर कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है कहां से पता चलता है? अगर मान लो इस तरीके से तुमको लाइन की इक्वेशन दे रखी है x माइनस x1 बाय a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 बाय c, तो ये तो होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, और ये जो x1 y1 z1 है ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? उस लाइन पर जो एक पॉइंट है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं ये बोल रही हूँ कि इन दोनों लाइंस में मेरे को ये बता दो कि इनमें पॉइंट क्या है, तो तुम कंपेयर करके बता सकते हो। यहाँ पे क्या है पॉइंट? 4 माइनस 2 -3 और -3, और यहाँ क्या है पॉइंट? 1 सॉरी हाँ 1 3 और 4। ये चीज क्लियर है, पहली चीज। ठीक है, अब तुम ये ऐसे मान के चलो, ये A2 वेक्टर है ना, इसको ऐसे मान के चलो, इससे तुम एक वेक्टर क्रिएट कर लो, इससे तुम एक वेक्टर क्रिएट कर लो, तो क्या बनेगा? इससे वेक्टर क्रिएट करोगे तो 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस माइनस 3k कैप। इससे एक वेक्टर बनेगा i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप। अब A2 माइनस A1 कर लोगे, इसमें कोई समस्या?
इन दोनों को माइनस करना है, तो हम करते आ ही रहे हैं वेक्टर्स में। पहला काम खत्म हो गया। B1 क्रॉस B2 क्या होता है? B1 क्रॉस B2 तुमको वेक्टर्स बनाने की समझो, ये किसकी हेल्प से बनेगी? ये डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से बनेगी। तुमने पॉइंट की हेल्प से तो ये बना लिया, और ये वाले किससे बनाओगे B1 B2? डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से। डायरेक्शन रेशियो क्या क्या है? इसका है 4 5 3 और इसका है 3 4 2। ठीक है, 4 5 3 और 3 4 2। तो यूं मानो दो वेक्टर्स है, एक तो है 4i कैप 5j कैप और 3k कैप, एक है 3i कैप 4j कैप और 2k कैप। दो वेक्टर्स तुमको पता चल गए, तो क्या क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है तुम्हें? यस मैम। डिटरमिनेंट वाले मेथड से। ठीक है, अच्छा अगर तुमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है तो वो एक वेक्टर ही मिलेगा। क्रॉस प्रोडक्ट आपको एक वेक्टर ही देता है। Yes, ma'am. तो नीचे उसका मैग्नीट्यूड निकालना, क्या मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा उसके बाद? यस मैम। ठीक है, आपको ये पता चल गया इन दोनों का डॉट करना है और इसका मैग्नीट्यूड निकालना, आपने निकाल लिया। उसका मॉड ले लेना, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो तुम्हारी कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही हो ना, तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना। तो ये क्या है? बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है। समझ आई चीज? हमें इसमें यूज क्या क्या करना है? अगर समझ आई है तो इससे तुम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। कौन सा करोगे बताओ? इससे नीचे वाला ही कर लो। ओके मैम। ठीक है, इससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। पॉइंट बता दो मेरे को पहले, A2 माइनस A1 कैसे निकालोगे? मैम A1 निकलेगा 5 2 and 4, A2 निकलेगा -3 -5 और 1, और B1 निकलेगा 1 2 -3 और B2 निकलेगा 1 4 -5। हाँ ठीक है, उनकी हेल्प से वेक्टर्स बना लेना, A2 माइनस A1 कर देना, क्रॉस प्रोडक्ट कर देना, मैग्नीट्यूड निकाल लेना। बाकी तुम्हें सब आता है। जो इसमें मेन पार्ट था ना, वो यही था, आपको ये आने चाहिए निकालने। ठीक है, निकालने के बाद तो तुमको जस्ट पुट करनी है। ठीक है, अब देखो इसमें ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्मेट कौन सा था? ये वाला, x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c। लेकिन कई बार क्या होता है ना, वो लाइन की इक्वेशन इतनी गंदी तरीके से दे देते हैं, तुम्हें समझ ही नहीं आता इसमें x1 y1 क्या है, abc मतलब डायरेक्शन रेशियोज क्या है, जैसे इसमें दे रखा है। इस सवाल में और कोई फर्क नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा लाइन की इक्वेशन तुमको गंदी फॉर्मेट में दे रखी है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। तो इसमें अगर आपको देखना हो तो कैसे देखोगे? देखो मैं तुमको तीन इक्वेशंस बता रही हूँ, इन तीन के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। पहला तो मान लो आपको एक ऐसा एग्जांपल मिल जाए, 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 2z माइनस 2। ठीक है, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाइन नहीं है, बट ये एक लाइन की इक्वेशन है। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने दिख रहा है x के साथ तो कुछ भी नहीं है, x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ कितना दिख रहा है x का कोफिशिएंट? 6। तो सबसे पहला काम क्या करोगे? 6 को कॉमन ले लो। ठीक है, 6 को कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा? x माइनस 2/3 मतलब 1/3। ठीक है, यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, y के साथ 3 लगा हुआ है, 3 को क्या ले लो? कॉमन ले लो। अंदर क्या बनेगा? y प्लस 1/3। और इसी तरीके से z के आगे 2 लगा हुआ है, तुम्हें z के आगे कुछ भी नहीं चाहिए होता, तो 2 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया? z माइनस 1। ठीक है, अब ये जो 6 ऊपर पड़ा है इसको नीचे ले जाओ, x माइनस 1/3 अपॉन में नीचे ले जाऊंगी तो क्या लिखूंगी इसको मैं? 1/6, ताकि ये जब तुम इसको ऊपर लेके जाओगे तो 6 बन जाए। अगर मैं इसको ऐसे ही लिख दूंगी तो ये और ये चीज सेम है क्या? ये तो गलत हो गया ना, नीचे आ गया डिनोमिनेटर में ये तो। लेकिन ये और ये चीज सेम है, क्योंकि तुम 1/6 को ऊपर लेके जाओगे तो उल्टा हो जाता है, तो 6 ही बन जाएगा। तो तुमको ऐसा कुछ चेंज नहीं करना कि तुम्हारी चीज ही बदल जाए, तुमको चेंज इस तरीके से करना कि चीज सेम रहे, बस फॉर्मेट ये बन जाए। ये किसके इक्वल है? y प्लस 1/3 अपॉन में 1/3 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन में 1/2। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया? अब इसमें तुमको A1 A1 A2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो निकाल सकते हो, डायरेक्शन रेशियोज देखने हो तुम निकाल सकते हो। पहली चीज क्लियर है? यस मैम। इसके बाद तुमको दूसरा फॉर्मेट क्या दे सकते हैं, वो जिसमें तुमको कंफ्यूजन होगी, वो ऐसे दे देगा x माइनस 2 अपॉन में -3 x माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2y माइनस 4 अपॉन -3, और एक दे देगा कॉमा करके z इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो देखो इन दोनों में तो कोई इशू है ही नहीं, थोड़ा सा इशू है यहाँ y के साथ 2 लगा हुआ है, तो तुमको y के साथ कोफिशिएंट क्या करना है? 1 करना है, तो तुम क्या लोगे? 2 कॉमन ले लोगे। कॉमा करके दे रखा है z इज इक्वल टू -3, ये कुछ भी नहीं है। जैसे कॉमा करके अलग से किसी को गिरा दिया हो ना, तो समझ जाना इसको तो ले जाओ इधर, तो क्या बनेगा? z प्लस 3। नीचे इसमें कुछ भी नहीं है, अलग से कॉमा करके दे रखा है, तो नीचे क्या हो जाएगा? ये 0 लग जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा? y माइनस 2 अपॉन में, इस 2 को मैं नीचे ले जाती हूँ, -3/2 इज इक्वल टू z प्लस 3 अपॉन में 0। ठीक है,
क्लियर है ये चीज? अच्छा, एक तीसरा फॉर्मेट आपका क्या रह गया, ध्यान से देखना, इस सेकंड वाले फॉर्मेट में और तीसरे में तुमको समझ आ जाएगा कहाँ जीरो लेना है और कहाँ कैसे चेंज करना है। तीसरा सपोज उसने ऐसे दे दिया x इज इक्वल्स टू 2z प्लस 3 और y इज इक्वल्स टू 4z माइनस 4। इन्होंने क्या किया ना, यहाँ तो कॉमा करके z अलग से दे रखा था तुमको, यहाँ पर x को z की टर्म्स में लिखा हुआ है, y को z की टर्म्स में लिखा हुआ है। तो जब भी ऐसा कोई सीन आए तुम क्या करो, यहां से भी z की वैल्यू निकाल लो, यहां से भी z की वैल्यू निकालो। यहां से z की वैल्यू निकालोगे तो क्या बनेगा, x माइनस 3 अपॉन में 2। यहां से z की वैल्यू निकालोगे तो बनेगा y प्लस 4 अपॉन में 4। ये भी z की वैल्यू है और ये इधर वाली भी z की वैल्यू है, तो बेसिकली ये तीनों ही इक्वल है। ठीक है, यहां तक समझ आया? अब देखो z यहाँ पड़ा है बट ये कोमा करके अलग से नहीं पड़ा हुआ, तो तुम इसके नीचे जीरो मत लिख देना। ठीक है, इसको तुम क्या लिखोगे, ऊपर तो लिख दो z माइनस 0, नीचे लिखना 1, x माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू y प्लस 4/4। ये तीन ही केस मिलेंगे बेटा आपको, ठीक है, क्वेश्चन में, जिसपे तुमको कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई लाइन की इक्वेशन में एबीसी डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू क्या है और स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है। बना लोगे, इन तीनों को नोट कर लेना ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। कर लोगे इसको? ओके मैम। अब जो सवाल था ये वाला, बताओ इसमें, बस इसमें यही था प्रॉब्लम। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए मेरे को तुम पूरा सॉल्व करके मत बताना, तुम मेरे को इसमें a2 माइनस a1 की वैल्यू बता दो और b1 और b2 की वैल्यू बता दो, बस उसके बाद तो तुम कर लोगे। आकाश बेटा 25 जैन वाला यही बोल रहे थे क्या आप? मैं यही बोल रहा था। ठीक है, देखो अब करके, ये कौन से वाला लाइन का फॉर्मेट दे रखा है तुम्हें, जो मैंने तीन केस बताए हैं उसमें से? तीसरे वाला, लास्ट वाला दे रखा है ना, x को भी y के टर्म्स में लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है इन्होंने? नहीं नहीं, तीसरे वाला नहीं है, ये तो सिंपल वाला ही है। चलो करो फिर भी। तुम एक काम करो, तुम a2 a1 की जगह मेरे को ना लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख के बता दो ना, अपने आप ही काम सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखो मैं इसको अलग से लिख रही हूँ एक बार, इसमें बताना मुझे। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2y, यहाँ कर लेते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2y इज इक्वल्स टू माइनस 12z, और एक क्या दे रखा था आपको, x इज इक्वल्स टू y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6z माइनस 6। ठीक है, यहाँ बताओ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। देखो मैं लिख रही हूँ, मेरे को बताना मैं ठीक लिख रही हूँ क्या। x प्लस 1/1 इज इक्वल्स टू y माइनस 0/1/2 इज इक्वल्स टू, ये है माइनस 12z, तो z माइनस 0 में माइनस 1/12। बताओ, बन गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट? ठीक है, यस मैम। इसी तरीके से यहाँ क्या बनेगा, x माइनस 0/1 प्लस, सॉरी, इक्वल्स टू y प्लस 2 अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू 6 कॉमन ले लो यहाँ से, z माइनस 1 अपॉन में 1/6, ये बनेगा। ठीक है, इसके बाद तुमको a2 माइनस a1 निकालना होता है, तो तुम कैसे निकालोगे, a2 के लिए पॉइंट्स क्या हो जाएंगे भाई, यहां से तो मिलेगा -1, यहाँ से तो 0 ही मिलेगा और यहाँ से भी 0 मिलेगा। एक तो हो गया -1 0,0, यहाँ से क्या मिलेगा 0, -2, 1, 0, -2, 1। अब तुम माइनस कर दो, या तो तुम डायरेक्टली माइनस करके वेक्टर की फॉर्मेट में लिख दो, या फिर इनको वेक्टर बना के माइनस कर लो, मर्जी है तुम्हारी। ठीक है, और b1 b2 क्या हो जाएंगे, b1 b2 तो डायरेक्टली दिख रहे हैं, i कैप 1/2 j कैप माइनस 1/12 k कैप, यहाँ क्या हो जाएगा, इधर 1 है नीचे, i कैप प्लस j कैप प्लस 1/6 k कैप। ठीक है, इसके बाद तुमको उस फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यूज, कर लोगे? यस मैम। ठीक है, अब नहीं आना चाहिए इशू, क्योंकि मैंने ये तीनों लाइंस के फॉर्मेट तुमको बता दिए हैं, इनको नोट कर लेना। अच्छा, इसके बाद देखो एक सवाल, ये तो बेसिक हो गया, ये चारों बेसिक थे, इसमें थोड़ा सा इन्होंने लाइन की इक्वेशन को घुमा दिया, कोई नहीं। अब नेक्स्ट देखो, कौन सा देखोगे, ये वाला देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड द लाइन दिस इज अल्फा। इस बार क्या किया, पहले क्वेश्चंस में आपको निकालने को बोल रहा था, इस बार बोल रहा है उसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अल्फा के इक्वल है। ठीक है, तो क्या करोगे तुम अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेना,
तुम्हारा कुछ भी आए, सपोज मैं मान रही हूँ 3/2 आ रहा है, जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि 3/2 आ रहा है, ये वैल्यू होगी अल्फा की, तुमने अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे। अब यहाँ फर्क क्या है, इस बार तुमको लाइन की इक्वेशन तो उस तरीके से भी नहीं दी जो मैंने 3 फॉर्मेट बताए थे, इस बार तुमको सिर्फ 2 पॉइंट्स दे दिए, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स की हेल्प से तुमको लाइन की इक्वेशन बनानी आती है। लाइन की इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए बेटा तुम्हें, एक तो डायरेक्शन रेशियो चाहिए था जो तुम नीचे डिनोमिनेटर में लिखते हो, और दूसरा तुम्हें वो पॉइंट चाहिए था जो तुम एक्स में से माइनस करके लिखते हो, राइट। देखो पॉइंट की तो कमी नहीं है, पॉइंट तो तुम्हें दो दे रखे हैं यहाँ पर। सपोज ये वो पॉइंट है जो लाइन पे लाई कर मैं ये वाला कंसिडर करके चल रही हूँ, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हो, जब तुम्हें एक लाइन पर 2 पॉइंट्स दे रखे होते हैं, कुछ भी नहीं करते, दोनों को माइनस कर दो। 2 - 1 करोगे 1, 3 - 2 करोगे 1, 4 - 3 करोगे 1। ये बेसिकली क्या आ गया तुम्हारे पास, डायरेक्शन रेशियोज। तो अगर तुमको लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो क्या बन जाएगा, x माइनस, ये पॉइंट लिखो, x - 1/1 इज इक्वल टू y - 2/1 इज इक्वल टू z - 3/1। ये चौथा फॉर्मेट हो गया जिसमें तुमको लाइन की इक्वेशन नहीं दे रही कि तुम बना रहे हो खुद से। अगर 2 पॉइंट गिवन मिल जाए, डायरेक्शन रेशियो के लिए जस्ट इनको माइनस कर दो, और पॉइंट तो दे ही रखा है लाइन पे 1 2 3, ठीक है। उसकी हेल्प से आप लाइन की इक्वेशन बना लो। ये इक्वेशन बन गई एक लाइन की, ये तुम्हें दूसरी दे ही रखी है, अब तुम्हें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, ये पिछला क्वेश्चन बन गया मेरे को, ठीक मैम है। अगर हम दूसरा पॉइंट कंसीडर करते तो आंसर सेम आता ना? हाँ, पॉइंट कोई भी कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों ही पॉइंट लाइन पे लाई कर रहे हो, तुम ऐसा डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते भाई मैं तो यही वाला लूंगी, ऐसा कोई रूल नहीं होता। इक्वेशन चेंज हो जाएगा ना लेकिन फिर। हाँ, बट फाइनल आंसर में चेंज नहीं आएगा बेटा, वो सेम ही आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटिव पार्ट में फर्क हो सकता है, थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे सेम आ जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। ओके मैम। ठीक है। अच्छा, एक फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, एक अभी इन्होंने ना तुम्हें थोड़ा सा क्या बोल दिया, एक अननोन डाल दिया, इसमें लैम्डा डाल दिया। तो क्या करोगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 6 दे रखा है इन्होंने तुम्हें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तुमको निकालना आता है ना, तुम अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, जैसे तुम्हें पूरा प्रोसीजर पता है, वो लैम्डा की टर्म्स में आएगा, ठीक है। तो वहां से उसको 6 के इक्वल रख के जो इक्वेशन बनते हैं उसको सॉल्व कर लेना, वहां से तुम्हें लैम्डा की वैल्यूज मिल जाएंगी, इनको ऐड कर देना। एक ये ट्राई करके देख लो, थोड़ा सा डिफरेंट है ये, करके देख लो। सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर मैं करवाती हूँ, यही कर देते हैं। देखो इसको यहां से बताओ एक बार, a1 की वैल्यू क्या है, -√6 और √6। a2 के लिए मैं क्या लूंगी, लैम्डा 2√6 और -2√6, ठीक है। तो a2 - a1 कर सकती हूँ, a2 - a1 कर दो, ये बनेगा, यही लिख देती हूँ, लैम्डा प्लस √6 आई कैप प्लस 2√6 -√6 कितना हो जाएगा, √6 जे कैप, -2√6 कितना हो जाएगा, -3√6 के कैप। यहां तक क्लियर है, ठीक है। बात आती है b1 और b2 की। b1 तो 2 3 4 से बनेगा और b2 2 3 4 5 से बनेगा। तो क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं, b1 क्रॉस b2 आई कैप जे कैप के कैप। b1 के लिए तुम यूज करोगे 2 3 4 और b2 के लिए यूज करोगे 3 4 5। निकालो ये कितना बन रहा है, आई कैप इंटू में 15 - 16 तो -1, माइनस जे कैप इंटू में 10 - 12 तो -2 प्लस के कैप इंटू में -1। तो ये क्या बन गया आपके पास, -i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, ठीक है। क्लियर है चीज, ये मेरे को मिल गया b1 क्रॉस b2। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्योंकि मेरे को फॉर्मूले में नीचे मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है ना, b1 क्रॉस b2 का। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, कितना बनेगा, √6। तो देखो अब इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या था, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2, ये साइन लगा लेना, ठीक है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, ठीक है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में तुमको दे रखी है 6 के इक्वल है, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर दो, a2 - a1 ये है, इसका डॉट करना है b1 क्रॉस b2 के साथ, इसके साथ डॉट करना बेटा। डायरेक्ट डॉट करके लिख दूं क्या, डायरेक्ट डॉट करके कैसे लिखोगे बताओ, आई कॉम्पोनेंट का आई कॉम्पोनेंट के साथ करते हो तो 1 बन जाता है, और बाकी वाला पार्ट मल्टीप्लाई करके लिख दो। जैसे मैं लैम्डा प्लस 6 को इसके साथ डॉट करूंगी तो क्या बनेगा,
माइनस लैम्डा माइनस माइनस ऑफ लैम्डा प्लस रूट 6, ठीक है। आगे सेकंड वाले का करूंगी तो 2 इंटू में रूट 6, थर्ड वाले का करूंगी तो ये बनेगा +3 रूट 6 अपॉन में ये वैल्यू आपने निकाली है रूट 6 के इक्वल, और बाहर एक मोड का साइन लगा हुआ है। ये मोड का साइन इसलिए था क्योंकि तुम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, इस वजह से मोड का साइन लगा हुआ है। ये है 6 के इक्वल। अब जब तुम ये मोड का साइन हटाते हो तो दो साइन आते हैं प्लस और माइनस के, आते हैं कि नहीं आते? यस मैम इसमें आते। ये रूट 6 तो पॉजिटिव है, इसको तो ले ही जाओ उधर। ये अंदर बचेगा, इसको सॉल्व कर लो। अंदर क्या बचेगा देखना एक बार। 3 माइनस रूट 6 2 2 4, ठीक है। 4 बचेगा अंदर, 4 रूट 6 और एक लैम्डा है। ये बनेगा आपका 4 रूट 6 माइनस लैम्डा, और इधर हो गया ये रूट 6 तुम उधर लगे 6 रूट 6। अब ये मोड खोल देना, एक बार पॉजिटिव के साथ खुलेगा, एक बार नेगेटिव के साथ खुलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है लैम्डा की कितनी वैल्यूज आएंगी? 2 वैल्यूज आ जाएंगी। उसने पूछा था स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, जो भी लैम्डा की वैल्यू आ रही है उनका स्क्वायर करके ऐड कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? कर लोगे? कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ठीक है। अब दो तुमको मैं, अच्छा तुमने अगर ट्राई नहीं भी किया है तो ये दो ट्राई करके देखना, ये तुम खुद करके देखना एक बार। ये कर पा रहे हो ना तो बेसिक लेवल वाले तो तुम्हारे फिर हो ही जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, देखो ये सारे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे थे और ये सारे भी रिसेंट के क्वेश्चंस हैं। अब गलत मत करना इन क्वेश्चंस को। अब आगे देखो नेक्स्ट क्या है। टू लाइन्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ। पहली बात तो लाइन का फॉर्मेट बेकार दे रखा है, पर तुम चेंज कर सकते हो ना। ये कौन से वाला फॉर्मेट हो गया? एक्स को भी वाई की टर्म्स में दे रखा है, जेड को भी वाई की टर्म्स में दे रखा है। तुम क्या करोगे, यहाँ से वाई निकाल लोगे, यहाँ से वाई निकाल लोगे, तीनों को इक्वेट कर देना, वो तुम्हारी स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे वाले में करना है। अब उनको परपेंडिकुलर बोला हुआ है। परपेंडिकुलर जब कोई लाइन होती है तो तुम क्या करते हो? मान लो एक ऐसे दे रखी है तुम्हें लाइन, इतना तो सबको क्लियर है ना, एबीसी डायरेक्शन रेशियोज जो है तुम्हारा डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है ना इतना? तो सपोज एबीसी की वजह से मैं एक वेक्टर बना पा रही हूँ, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, इसी तरीके से तुम्हें एक और लाइन दे रखी है एक्स माइनस क्या पॉइंट लोगे यहाँ पे, एक्स टू वाई टू जेड टू ले लो, एक्स टू जेड माइनस जेड टू बाई सी। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज ये है, इससे भी तुम एक वेक्टर बना सकते हो, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। बना सकते हो कि नहीं बना सकते? एक बात बताओ, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। ठीक है, इस लाइन की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये यूं बोल रहा है कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, जब भी कोई दो चीज परपेंडिकुलर होती है तुमको पता है ना उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। यस मैम। ठीक है, तो जब तुमको ये पता चल गया दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर, ये भी तो परपेंडिकुलर होंगे, ये डायरेक्शन शो कर रहे हैं। तो डायरेक्शन परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी तो ये बताएंगे कि भाई एक लाइन सीधी जा रही है तो एक हॉरिजॉन्टल जा रही है, तभी उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। दैट मींस अगर परपेंडिकुलर कंसेप्ट हो गया तो तुम क्या करोगे, जो येलो कलर में वेक्टर लिखा हुआ है, नीचे ब्लू कलर में वेक्टर लिखा हुआ है, इनका डॉट क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। तो तुम क्या लिख दोगे, ए इंटू कैपिटल ए प्लस बी इंटू कैपिटल बी प्लस सी इंटू कैपिटल सी इज इक्वल्स टू 0। अब ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद रख लेना। ये तो हमने समझ लिया भाई, हमने ये निकाला कैसे है। ठीक है, मल्टीप्लाई हम करके 0 के इक्वल क्यों रख रहे हैं। अब तुम प्रॉपर्टी याद रख लेना। प्रॉपर्टी कैसे लगाओगे, जैसे इसी क्वेश्चन में लगा लेते हैं हम डायरेक्ट। पहले तो मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाओ इसका, लाइन का इक्वेशन का क्या बनेगा। बना के बताओ, मैं बता चुकी हूँ ये चीज तुम्हें। जल्दी बनाओ बेटा। मैम x माइनस बी बाय ए इक्वल टू वाई माइनस 0 बाय 1 इक्वल टू z माइनस डी बाय सी। ठीक है, ये तो हो गई एक यस लाइन। मैम।
इसी तरीके से दूसरी बन जाएगी। देखो दूसरी में क्या है, डैश डैश ही तो लगा रखा है, और कोई चेंज है क्या? कुछ भी चेंज नहीं है। तो जहाँ पे तुमने ए बी सी डी लिखा था उसकी जगह डैश डैश कर दो बस, ए डैश बी डैश, दिख रहा है ना, सब कुछ सेम है, बाकी बस डैश लगा रखा है, जेड माइनस डी डैश बाय सी डैश। ठीक है, ये दो इक्वेशन बन गई लाइन की। अभी अभी मैंने तुम्हें बताया है कंडीशन परपेंडिकुलर की। क्या करते हो तुम, वैसे तो वेक्टर्स निकालते हो यहाँ से और फिर उनका डॉट जीरो कर देते हो, बट तुम्हें वेक्टर निकालने की जरूरत नहीं। तुम क्या करो, ए डैश, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस कर दो सी डैश, और इसको कर दो 0 के इक्वल। तो यहाँ से तुम्हारे पास ए डैश प्लस सी डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, -1। तो डायरेक्ट रिजल्ट निकल गया आपका, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब क्यों हुआ है ये समझ आ गया ना तुम्हें, कि हमने ये ए डैश को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ऐसे परपेंडिकुलर आए तो तुम क्या कर देना, प्रोडक्ट 0। प्रोडक्ट करके प्लस करके 0 कर देना। और इसी तरीके से अगर मान लो पैरेलल आ जाए, अभी जैसे हम एक क्वेश्चन करेंगे कि हम एक ही लाइन में मतलब दो तरीकों से डायरेक्शन रेशियो निकाल रहे हैं, तो उसमें हम प्रोपोर्शनलिटी का यूज करते हैं। अभी आगे कराऊंगी मैं वो, ये तो परपेंडिकुलर का था। आई थिंक यही है, ठीक है, प्रोपोर्शनल वाला। देखो इससे तुम्हें पैरेलल वाला समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट। अ लाइन विद डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल टू 212 मीट्स ईच ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस। भाई एक लाइन है जो इन दोनों लाइंस को मीट कर रही है। सपोज ये वाली लाइन है x इज इक्वल्स टू वाई प्लस ए इज इक्वल्स टू जेड, और एक ये लाइन है कहीं पे x प्लस ए इज इक्वल्स टू 2y इज इक्वल्स टू 2z। एक लाइन है जो इन दोनों को मीट कर रही है। ठीक है, ठीक है, हमने ड्रॉ कर दिया, मीट कर रही है। और इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे 212, प्रोपोर्शनल टू दे रखे मतलब। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर गिवन बाय, ये पॉइंट्स निकालने हैं तुमको, इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, अच्छा पहले तो लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्मेट देख लो। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 0 अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू वाई प्लस ए अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू जेड माइनस 0/1। यहाँ से क्या बनेगा, x प्लस ए अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 0 अपॉन 1/2 इज इक्वल्स टू जेड माइनस 0 अपॉन में 1/2। ठीक है, ये बनेगा। तो तुमको अगर लाइन पर कोई भी पॉइंट अज्यूम करना हो तो तुम कैसे करते हो, मतलब मान लो मेरे को इस लाइन पे एक पॉइंट मानना है, यही मान लो, यही वाला पॉइंट मान रही हूँ। मैम लैम्डा के इक्वल करके हाँ, एक्स वाई जेड। लैम्डा के इक्वल रखो, यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है लाइन पर। लैम्डा की वैल्यू चेंज करते जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट मिल जाएंगे तुम्हें इस लाइन पर। तो यहाँ पर लैम्डा रख लो, आर एस टी कुछ भी रख सकते हो तुम, तुम्हारी मर्जी की बात है। पर अगर तुम यहाँ पॉइंट रख रहे हो ना तो उसको लैम्डा मत ले लेना। अब तुमने यहाँ लैम्डा माना है तो यहाँ म्यू मान लेना। ठीक है, पॉइंट बताओ क्या हो जाएंगे। पॉइंट हो जाएगा लैम्डा, लैम्डा माइनस ए और लैम्डा, यही हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू माइनस ए, और ये हो जाएगा 1/2 म्यू और 1/2 म्यू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अच्छा अब एक बात बताओ, तुमको इस लाइन पर दो पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, अच्छा इस लाइन पर दो पॉइंट्स मेरे को मिल गए, तो अगर किसी लाइन पर दो पॉइंट्स मिल जाते हैं तो डायरेक्शन रेशियोज लिखना कोई बड़ी बात रह गई क्या? अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था, अगर तुम्हें दो पॉइंट्स लाइन पे दिख रहे हैं तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हो, सिंपली सबट्रैक्ट करके। तो अगर इस लाइन के मेरे को डायरेक्शन रेशियो चाहिए तो इनको माइनस कर दो, करो माइनस, क्या आ रहा है, म्यू माइनस ए माइनस लैम्डा, हाफ म्यू माइनस लैम्डा प्लस ए, और इसको इसमें से माइनस, मतलब लैम्डा को माइनस कर दो 1/2 म्यू में से माइनस लैम्डा। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियो मैंने निकाले हैं, तुमको भी दे रखे हैं। डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो समझ लो, प्रोपोर्शनल दे रखे हैं ना, एग्जैक्टली तो नहीं दे रखे ये। तो ये भी डायरेक्शन रेशियोज ही हैं, और ये मैंने निकाल लिए, ये है एक ही लाइन के। ऐसा कब हो सकता है, मतलब इस केस में क्या करोगे तुम, परपेंडिकुलर वालों में तो चलो हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, इस केस में क्या करते हो, अगर आपने एक ही लाइन के दो डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लिए हैं तो वो बेसिकली प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल के लिए तुम क्या करोगे, दिस, इक्वल। हाँ नहीं नहीं, इक्वल नहीं, इक्वल नहीं कर सकते बेटा, प्रोपोर्शनल है चीज, इक्वल नहीं है। दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। ये कुछ उसी तरीके से है जैसे तुमने वो पढ़ रखे ना बचपन में, 10th क्लास में तुम पढ़ते थे, पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती थी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ऐसे ही पढ़ते थे। अरे तुमने ऐसी कुछ चीजें नहीं पढ़ रखी क्या, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो तुम्हें
यूनिक सॉल्यूशन मिलता है इस तरीके से, इंटरसेक्टिंग लाइंस का और पैरेलल, कुछ कुछ वैसा ही है, ठीक है। तो तुम यहाँ समझे पैरेलल लाइंस है, तुमको क्या करना है, a1/2 = b1/2 = c1/c2। तो दिस बाय दिस, 1 बाय ये सेकंड वाला उठा लेना और 2 बाय ये थर्ड वाला उठा लेना, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, दो दो पेयर पकड़ के म्यू और लैम्डा की वैल्यूज निकल आएंगी। म्यू और लैम्डा की वैल्यूज निकल आई तो तुम्हारे पास ये दो पॉइंट्स भी निकल आएंगे, और उसने वो पॉइंट्स ही पूछे थे आपसे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अल्टीमेटली आपका जो क्वेश्चन था ना वो यही था कि आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। समझ आया सवाल? क्वेश्चन में x के नीचे कुछ नहीं है तो हमने 0 क्यों नहीं लिया? एक्स के नीचे कुछ, जीरो कौन से केस में लिया था हमने, ध्यान हो तो, जब अलग से आपको लिखा हो ना, मतलब एक्स की कोई वैल्यू दे रखी हो, मान लो ऐसे दे रखा होता, तब हम लेते, कोमा करके अलग से लिखा हुआ हो तो, ठीक है। मैंने तुम्हें 3 केस बताए थे, उसमें से एक केस ये था कोमा करके अलग से लिखा हुआ था, फिर उसी में एक केस मैंने पढ़ा था कि भाई अलग से भी लिखा हुआ है लेकिन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तीनों के बीच में, वहां पर आपको 0 नहीं लेना, ठीक है। क्लियर है ओके ये मैम। चीज? देखो मैं एक बार दिखा देती हूँ, मैंने ये बताया भी था उस टाइम पे कि ये इंपॉर्टेंट है, तुम कंफ्यूज होते हो उसमें। देखो एक तो ये रहा केस, इसके अंदर जब मैंने नीचे 0 लिया था ना तो यहाँ z अलग से पड़ा हुआ है, कोमा लगा के लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे केस में मेरे को 0 लेना है, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा इक्वल टू का साइन दिख रहा होता ना यहाँ पर कोमा की जगह, तो तुम नीचे 0 नहीं लेते, तो तुम नीचे 1 लेते, ठीक है। ओके मतलब -3 नहीं होता उस टाइम पर, यहाँ पे तो चलो अलग चीज है। कर लोगे इस सवाल को आगे, मैंने हिंट दे दिया तुम्हें। मैम इससे लास्ट वाला क्वेश्चन भी बता दो एक बार। इससे लास्ट वाला क्वेश्चन कौन सा बेटा? परपेंडिकुलर वाला। ये वाला? नो मैम, जो अभी बताया था। परपेंडिकुलर तो मुझे कहीं वर्ड ही नहीं दिख रहा है। मैम क्वेश्चन करवाया था ना आपने, जो मैम अभी नोट करवाया करके प्रोपोर्शन जिससे वाला। 0 कर दिया था। ये वाला करवाया था मैंने तो अभी, इससे इससे पीछे वाला पहले बता दो। तो ये तो मैंने करा ही दिया, आप लेट मैम ज्वाइन हुए हो यही क्या? वाला। यस मैम यही वाला, समझ में आया। अभी मैंने ये जस्ट अभी समझाया, आपने ज्वाइन लेट किया है क्या बेटा? ये मैम अभी पीछे किया नेटवर्क था? अच्छा नेट। ठीक है, आप एक बार एक काम करना बेटा, 5 मिनट एक्स्ट्रा रुक जाना, ठीक है। इसको मैं दोबारा से लास्ट में समझा दूंगी, ठीक है। जस्ट अभी ओके पूरा मैम। हमने कवर किया है, इसको मैं समझा दूंगी, मेरे को तुम रुक जाना बस एक बार। अब एक ओके बार ये मैम। क्वेश्चन देखो, ये भी परपेंडिकुलर का, ये तुम्हें यहाँ से समझ आ जाएगा अगर पिछले वाले से नहीं आया तो, सेम ही है बस थोड़ा डाटा में चेंज है। इफ टू लाइंस L1 and L2 in space are defined by this and this, L1 is perpendicular to L2, म्यू और लैम्डा में रिलेशन बताना है तुम्हें। बताओ कैसे करोगे इसको, खुद बताओ, अब तुम, मैं नहीं बताऊंगी। तुमको ये पता चल गया L1 L2 परपेंडिकुलर है, तो दिमाग में चमक रह गया, तुम्हें डायरेक्शन रेशियोज को मल्टीप्लाई करके ऐड करके 0 के इक्वल रखना है। चमक रहा है? यस अरे मैम। दो लाइंस जब परपेंडिकुलर थी तो मैंने ये बताया था ना, y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन में कुछ है यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरीके से x माइनस x2 y माइनस y2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन में यहाँ भी कुछ है। तो तुम क्या करते हो, जब भी लाइंस परपेंडिकुलर दे रखी थी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ऐड करके 0 के इक्वल रख दो। यही काम किया था बेटा, जो प्रॉब्लम आप पूछ रहे थे ना अभी, उसमें यही काम किया था। यहाँ पर बस डाटा में चेंज है। डाटा में चेंज कैसे है, यहाँ पर तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ लाइन दे रखा है क्या? कौन सा दे रखा है? अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं दे रखा तो क्या ये वही वाला है, x को भी y की टर्म्स में लिखा हुआ है, z को भी y की टर्म्स में लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से भी y निकाल लूंगी, यहाँ से भी y निकाल लूंगी और तीनों को इक्वेट कर दूंगी। सिमिलरली नीचे वाले में भी मेरे को x को y की टर्म्स में दे रखा है, z को y की टर्म्स में दे रखा है, तो यहाँ से भी y निकाल के, यहाँ से भी y निकाल के तीनों को इक्वेट कर दूंगी, मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ जाएगा लाइन का। उसके बाद तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, जो नीचे तुम्हारे डायरेक्शन रेशियोज आ रहे हैं मल्टीप्लाई करके ऐड करके 0 के इक्वल रख देना है, अपने आप तुम्हारी क्या बन जाएगी, ये रिलेशन बन जाएगी जो भी ट्रू है। समझ आया सवाल? कराने की जरूरत है क्या? यस मैम। एक करा देती हूँ बेटा, जो मेरे से अभी पीछे वाला प्रॉब्लम पूछ रहे थे ना आप देख लेना, मैं आप ही के लिए करा रही हूँ, क्योंकि सेम चीज है बिल्कुल, यही कॉन्सेप्ट हमने पीछे लगाया, यही हम यहाँ लगा रहे हैं। x की वैल्यू y की टर्म्स में दे रखी है, z की वैल्यू y की टर्म्स में दे रखी है, काम करो y निकाल लो, यहाँ से y कितना निकलेगा, x माइनस, इसको उधर भेज दो, ये बनेगा अंडर रूट लेमडा -1 अपॉन में अंडर रूट लेमडा, ठीक है। यहाँ से भी निकाल लो y की वैल्यू, क्या निकलेगी,
z माइनस रूट लेमडा अपॉन में रूट लेमडा माइनस 1। ये भी y है, ये भी y है, तीनों इक्वल कर दो। y इज इक्वल्स टू, प्रॉपर तरीके से करो, स्टैंडर्ड में ही लिख देते हैं, उसमें x आता है ना पहले, x माइनस रूट लेमडा माइनस 1 अपॉन में रूट लेमडा इज इक्वल्स टू y। अब देखो रोहित, आपका सवाल, अब यहाँ कॉमा वोमा कुछ अलग से सेपरेटेड नहीं है ना, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी यहाँ पर, इज इक्वल्स टू z माइनस रूट लेमडा अपॉन में रूट लेमडा माइनस 1। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है सबको? क्या तुम यहाँ पे Yes, मेरे को yes. डायरेक्शन रेशियोज बता सकते हो अब इस केस में पर्टिकुलर, इसके डायरेक्शन रेशियोज? रूट लेमडा 1 रूट लेमडा माइनस 1 हो जाएंगे Yes, ma'am. नीचे वाले। इसी तरीके से तुम L2 को कन्वर्ट करोगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, कैसे करोगे? यहाँ से तुम क्या निकाल लो, y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब यहाँ देखो लैम्डा की जगह थोड़ा सा बस म्यू में ही चेंज कर रखा है, सेम ही चीज है वैसे, इन्होंने घुमा रखा है तुम्हें। देखना जरा, लैम्डा की जगह म्यू ही लिखा हुआ है, बस माइनस का फर्क है और कुछ चेंज ही नहीं है। तो देखो यहाँ से y कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा है, ये मैम बनेगा सेम x। होगा, लास्ट में 1 माइनस रूट में हो जाएगा हाँ z मतलब वाला। वही कह रही हूँ। कहाँ पर? येलो वाले में बता रहे हो क्या आप? हाँ येलो वाले में लास्ट में चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सेम आएगा, एक इस ब्रैकेट में चेंज आएगा। ठीक है, चलो मैं डायरेक्ट ही लिख देती हूँ, समझ आ ही गया तो तुम्हें। उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। हाँ पढ़े तो नहीं गई, बट फिर भी बेटा अब मैं किसी को समझा रही हूँ तो हमें तो प्रॉपर लिखना पड़ेगा ना। वैसे तो हम लोगों को डायरेक्शन रेशियोज की जरूरत है, ऊपर न्यूमरेटर की तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन देखो फिर भी तुम लिखोगे तो क्या बनेगा, ये x माइनस 1 माइनस अंडर रूट म्यू अपॉन में रूट म्यू इज इक्वल्स टू y माइनस 0/1 इज इक्वल्स टू z माइनस रूट म्यू अपॉन में अंडर रूट म्यू माइनस 1 माइनस रूट म्यू। अब यहां से डायरेक्शन रेशियो मिल गई तुम्हें ये। अब तुम क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करना इसमें, सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करना सेकंड वाले में, थर्ड वाले को मल्टीप्लाई करना थर्ड वाले में, तीनों को ऐड करके 0 के इक्वल रख देना, वहां से तुम्हारे पास रिलेशन निकल जाएगा। क्लियर है लैम्डा और म्यू में? Yes, ma'am. बेटा आप कर लोगे जो मेरे से सवाल पूछ रहा था बच्चा? Yes, ma'am. हो यही जाएगा। काम आपको उस वाले में करना है, परपेंडिकुलर वाले में, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब देखो एक और सवाल इसमें आगे है, ये एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, ये तुम्हें इसी तरीके से करना है जैसे कराऊंगी मैं भी, ये आया हुआ है 2-4 बार तुम्हारा। क्या कह रहा है, द डायरेक्शन कोसाइंस एलिमेंट ऑफ वन ऑफ द टू लाइंस कनेक्टेड बाय द रिलेशन दिस एंड दिस आर। ठीक है, आपको बेसिकली एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है, और एलिमेंट तुम्हें पता है डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। कैसे निकालोगे, दो इक्वेशन दे रखी है, इसमें सिंपल अलजेब्रा लगाओ तुम, दो इक्वेशन दे रखी है, तुम क्या करो, एक से वैल्यू निकाल लो किसी की और दूसरे में पुट कर दो। तो कोशिश क्या रहती है, यहाँ पे एल की वैल्यू निकालो, जैसे यहाँ थोड़ा सा एल मुझे दिख रहा है, अलग से निकल आएगा, तो क्या बनेगा 5m माइनस 3n, ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, तो क्या बनेगा 7 इंटू में 5m माइनस 3n का होल स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोलो जरा एक बार, मल्टीप्लाई करो 7 से, 5m माइनस 3n का स्क्वायर खोलो, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, 6m स्क्वायर माइनस 7mn प्लस 2n स्क्वायर, ये इक्वेशन बनेगी तुम्हारी। ठीक है, यहाँ पे आके तुम रुक जाना एक बार। अब एक चीज देखो, क्या तुम्हें ये मतलब तुम इसको ब्रेक कर सकते हो क्या, फैक्टर्स में तोड़ सकते हो क्या इसको? तुमको प्रोडक्ट चाहिए 12, सम चाहिए -7, हो जाएगा 4 3 माइनस। 12, हाँ, हो जाएगा। 4 3 12, तो जब तुम इसको ब्रेक करोगे तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 6m स्क्वायर, बड़े वाले के साथ माइनस आना चाहिए 4mn, और छोटे वाले के साथ भी माइनस ही आना चाहिए क्योंकि तुम्हें प्लस करना है फिर बाद में, 2n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 2m, अंदर बच गया 3m माइनस n, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, ऑब्वियसली बात है यही ब्रैकेट सेम बन रहा होगा, अब देख लो क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है और विद माइनस साइन लेना पड़ेगा, माइनस n कॉमन होगा तो 3m माइनस 2 बन जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, 2m माइनस n, 3m माइनस n, 3m माइनस 2 आएगा, इधर एक 2 भी आएगा, 3m माइनस 2n इज इक्वल्स टू 0, या तो ये 0 रहा होगा तो m 2m माइनस n इज इक्वल्स टू 0, या फिर ये 0 रहा होगा 3m माइनस 2n इज इक्वल्स टू 0। क्या करोगे अब आगे बताओ, तुमको l की वैल्यू तक पहुंचना है, तुम्हें m और n में तो रिलेशंस मिल गए, तो पहला केस लेके चलो, दो वैल्यूज आएंगी यहाँ पे, पहला केस लेके चलो जिसमें तुम्हें क्या मिल रहा है, 2m इज इक्वल्स टू 2m माइनस n इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हो,
वैल्यू निकाल लो 2m की। 2m कितना हो जाएगा, n के इक्वल। l तक पहुंच सकते हो क्या आप? m की वैल्यू ही निकालो चलो, l तक पहुंच सकते हो। l क्या था आपका, 5m माइनस 3n। m की वैल्यू पुट कर दो उसमें, तो l क्या आ जाएगा, 5 इंटू में n/2 माइनस 3n। तो कितना हो जाएगा ये, माइनस n/2। तो l की वैल्यू आ गई माइनस n/2। ठीक है, तुमने m का भी n की फॉर्मेट में रिलेशन निकाल लिया, l का भी n की फॉर्मेट में रिलेशन निकाल लिया। तो अब क्या लिख सकते हैं, यहां से भी n निकाल लो, n था 2m, यहां से भी n निकाल लो माइनस 2l। तो ये तीनों चीजें इक्वल हो जाएंगी क्या, देखना एक बार, यहां से भी तुमने n निकाल लिया और यहां से भी तुमने n निकाल लिया। तो 2m इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू माइनस 2l हो गया। इसको क्या करो, तुम्हें तो lmn की वैल्यू चाहिए ना, उसको 2 से डिवाइड कर दो, बल्कि माइनस 2 से कर दो। चलो 2 से ही कर दो, माइनस 2 से बात तो एक ही है। जब तुम इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, माइनस एल इज इक्वल्स टू n बाय में 2, या m बाय में 1 इज इक्वल्स टू n बाय में 2। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, l अपॉन में -1 इज इक्वल्स टू m बाय में 1 इज इक्वल्स टू n बाय में 2। क्या ये चीज क्लियर है सबको? यस मैम। तो अगर अब तुम्हें कोई डायरेक्शन रेशियोज पूछ ले या कोसाइन एलिमेंट की वैल्यू पूछ ले, तुम बता सकते हो क्या किसकी इक्वल आएगी? -1 1 2 ले लो, ये डायरेक्शन रेशियोज ही हो गए तुम्हारे। -1 1 2, यहां से मेरे को मिल गई एलिमेंट की वैल्यू। क्या इसी तरीके से ये वाला केस सॉल्व करके भी तुम निकाल सकते हो, ऐसे ही एलिमेंट में रिलेशन निकल जाएगा। ठीक है, सेम सेम फॉर्मेट सेम प्रोसीजर करना है। एलिमेंट की वैल्यूज आ जाएंगी, एलिमेंट की वैल्यूज आ गई तो देखो ये आपकी आई है, किसकी वैल्यूज आई है, ये डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू है। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हो डायरेक्शन रेशियो से? एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, उसको नोट कर लेना अगर किसी को कंफ्यूजन हो। डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से तुम वेक्टर बनाना तो जानते हो ना। ठीक है, मान लो तुम्हारा ना ऐसे आया कुछ 1 2 2, ये तुम्हारे डायरेक्शन रेशियोज आएंगे। डायरेक्शन रेशियो से तुम बनाते हो वेक्टर। वेक्टर क्या बनेगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस में 2k कैप। अब तुमको जब डायरेक्शन कोसाइन की बात करनी होती है ना, तो तुम क्या करते हो, इनको इसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर देते हो। ठीक है, ये जो भी 1 2 2 आया है, तो मैं वेक्टर्स की फॉर्मेट में इसलिए बता रही हूँ कि तुम्हें वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालना आता है। तो इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कैसे करोगे, तुम वेक्टर बना लेना, इसका मैग्नीट्यूड तो निकालना सबको आता है, कितना बनेगा, 3 बनेगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, इसका मैग्नीट्यूड 3 होता है, 1 + 4 का अंडर रूट। तो मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, वो तुम्हारे डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। तो 1/3 2/3 और 2/3 तुम्हारे क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन। जब भी कभी डायरेक्शन रेशियो दे रखा हो, तुमको डायरेक्शन कोसाइन में जंप करना हो, तो सोचना कि मैम ने बोला था मैग्नीट्यूड निकालना है, वेक्टर समझ के मैग्नीट्यूड निकाल देता हूँ, और जो भी तुम्हारे नंबर्स थे उनको उससे डिवाइड कर दो, तुम्हारे डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएंगे। क्लियर है ये चीज? मैम यूनिट वेक्टर निकालना है सीधा। हाँ, यूनिट वेक्टर निकालना है सीधा। ठीक है, कर लोगे? तो ये क्वेश्चन तुमको ऐसे ही करना है। ठीक है, अगर अब इसमें वो थोड़ा डाटा चेंज कर दे तो समझ जाना, एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देना, वहां से ऐसे फैक्टराइज करोगे तो तुम्हें ऐसे 2 केसेस मिलेंगे और उससे एलिमेंट की वैल्यूज निकल जाएंगी। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है और ये ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्या है, बस एक लास्ट क्वेश्चन और करा देती हूँ, उसके बाद फिर बाकी का कल करेंगे। नेक्स्ट देखो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात हो रही है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 2 4 -1 टू द लाइन दिस। ये फॉर्मेट सही है क्या? फॉर्मेट तो सही है, देखने में तो ठीक लग रहा है। x + 5 अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू y + 3/4 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, यही लिखा हुआ है क्या? यस मैम। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तुम थोड़ा सा फिगर बना के देख लिया करो, इसमें देखो कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। जैसे अगर तुमने स्ट्रेट लाइंस में भी पढ़ा हो, तो स्ट्रेट लाइंस में भी एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता था। ठीक है, तो वहां पे भी यही बताया जाता था, फॉर्मूला याद हो तो कर लेना, और मान लो किसी को नहीं याद करना तो अपना कॉन्सेप्ट समझ लो सीधा, ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। फॉर्मूला याद करने में भी तुम्हें उतनी मेहनत लगेगी। ये कोई पॉइंट है, इससे तुमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर डाल रखा है, ये पॉइंट पता करना है तुमको। ठीक है, अच्छा लाइन की इक्वेशन तुमको दे ही रखी है, तो कैसे करोगे बताओ? एक बात बताओ, अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसमें से सिर्फ एक चीज लग रही है यहाँ पर, ये व्हाइट लाइन और ये रेड लाइन परपेंडिकुलर है आपस में, है कि नहीं है? तो सोचो जरा, जब हमने परपेंडिकुलर का पढ़ा था केस, तो हमने क्या देखा था,
परपेंडिकुलर होता है तो डायरेक्शन रेशियोज को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते तो जीरो आ जाता है। पढ़ा था ये हमने, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बोलो, कुछ नई चीज नहीं करवा रही मैं। अब पहले वो बोल देता था दो लाइंस परपेंडिकुलर है, अब उसने फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल दिया, उसने डायरेक्ट नहीं बोला दो लाइंस परपेंडिकुलर। अरे भाई फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो तभी होगा ना फुट, जब ये दोनों आपस में 90 डिग्री होगा बीच में एंगल इनके। तो व्हाइट लाइन और रेड लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस अगर मुझे मिल जाए तो मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करके जीरो के इक्वल रख दूंगी। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट तो ये जो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, व्हाइट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज अगर मुझे निकालने हैं तो तुमको पता है, हमने अभी भी पढ़ा था, डायरेक्शन रेशियो के लिए मेरे को दो पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए लाइन पे। एक पॉइंट तो मेरे को दे रखा है 2 4 -1, दूसरा पॉइंट मैं कैसे लेके आऊंगी? दूसरा पॉइंट रेड लाइन पे लाई कर रहा है, और रेड लाइन पर कोई पॉइंट एज्यूम करना तुमको आता है? आता है कि नहीं आता? भाई अगर मुझे इस रेड लाइन पर कोई पॉइंट मानना है, मैं क्या करती हूँ, इसको लैम्डा के इक्वल मान लेती हूँ। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लैम्डा -5, वाई की वैल्यू आ जाएगी 4 लैम्डा -3, और जेड की वैल्यू आ जाएगी -9 लैम्डा +6। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हो गया ये क्या हो गया? लैम्डा -5, 4 लैम्डा -3, -9 लैम्डा +6। ठीक है, मिल गए ना दो पॉइंट्स। अब क्या व्हाइट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालने में कोई प्रॉब्लम आएगी? इसको इससे माइनस करना, लैम्डा -5 -2 कितना हो जाएगा? लैम्डा -7, ये हो जाएगा 4 लैम्डा -7, और ये हो जाएगा -9 लैम्डा -7। ये मुझे मिल गए व्हाइट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। रेड लाइन की डायरेक्शन रेशियोज क्या है? रेड लाइन की इक्वेशन तुम्हें दे रखी है, देख लो एक बार। तुम्हें ही बताना पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगा। -9। 1 4 -9, भाई ये तो दे ही रखी है ना इक्वेशन, इसमें तो क्या ही सोचना है। ये दे रखी है, रेड लाइन की इक्वेशन है, ये नीचे जो लिखे हुए इनके डायरेक्शन रेशियोज ही हैं। अब एक बात बताओ, व्हाइट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता चल गए, रेड लाइन के तो पता ही है। 1 इंटू में दिस प्लस 4 इंटू में दिस प्लस -9 इंटू में दिस इज इक्वल्स टू 0 करोगे तो क्या लैम्डा निकल जाएगा? यस मैम। लैम्डा निकलते ही क्या निकल जाएगा? पॉइंट निकल जाएगा, क्योंकि जो पॉइंट है वो लैम्डा के ही तो फॉर्मेट में, एक ही अननोन है यहाँ पर। लैम्डा की वैल्यूज यहाँ डाल देना, पॉइंट निकल जाएगा। क्लियर है ये चीज? फुट ऑफ परपेंडिकुलर में कुछ भी नया नहीं पढ़ा हमने, दो ही कॉन्सेप्ट यूज किए। एक तो जब लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो डायरेक्शन रेशियोज को तुम मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो तो जीरो के इक्वल आता है। दूसरी चीज, ये पॉइंट मैंने माना था यहाँ पर, पॉइंट तुम्हें मानना आता है किसी भी लाइन पे कैसे मानते हो। ठीक है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बस ये दो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, हो जाएगा क्वेश्चन में, कुछ नहीं बचेगा। अब देखो इसमें कोई डिफरेंट क्वेश्चन है क्या? बाकी नहीं तो फिर तुम ट्राई करके आना। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, दो कॉन्सेप्ट इसने मिक्स कर दिए इसमें, एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिख रहा है मेरे को, और एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिख रहा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन L1 एंड दिस लाइन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सबको फॉर्मूला आता है, बस लाइन की इक्वेशन नहीं दे रखी। लाइन की इक्वेशन तुम्हें यहां से निकालनी पड़ेगी जो ऊपर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। क्या कह रहा है? द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन दिस। भाई एक लाइन है और इस पॉइंट से तुमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला है, आई मीन परपेंडिकुलर डाला है। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है, x माइनस ए अपॉन एल इज इक्वल्स टू y माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू z माइनस b अपॉन में 4। देखो यहाँ कुछ अननोन्स हैं, ये तुम्हें निकालने हैं। इस बार इन्होंने क्या कर दिया, ये पॉइंट दे दिया 3 5 7। क्या करोगे बताओ? तुम्हें ये वैल्यूज निकालनी है। देखो तुम्हें L1 की प्रॉपर इक्वेशन चाहिए, तुम्हें ये वैल्यूज निकालनी है, ये अननोन है। ठीक है, काम तो अभी भी वही करना है, तुम्हें जो कॉन्सेप्ट पता है तुम्हें लगाने तो वही है अभी भी। कैसे करोगे? पहले तो एक बात बताओ, ये 3 5 7 जो पॉइंट है, पिछले वाले क्वेश्चन में ना ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर मेरे को दे नहीं रखा था, तो मैं मानती थी इसको लैम्डा कंसीडर करके, बट इस बार तो दे दिया। और तुमको ये पता है ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा क्या? भाई ये पॉइंट इस लाल लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह 3 डालो, 3 माइनस ए अपॉन एल। y की जगह क्या डालोगे? 5 5 माइनस 2/3। और z की जगह क्या डालोगे? 7 माइनस b/4। एक बात बताओ, 5 माइनस 2/3 तो 1 ही हो जाएगा, तो एक इक्वेशन तो यहाँ से बन जाएगी 3 माइनस ए अपॉन एल इज इक्वल्स टू 1, और एक यहाँ से बन जाएगी 7 माइनस बी अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू 1। तो बी की वैल्यू तो डायरेक्ट ही निकल गई, कितनी आ गई यहाँ से? 3 आ गई क्या? यहाँ से तो बी 3 आ गई, यहाँ से क्या आ गया? इस वाले से, इस वाले से अभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकली है क्योंकि एल दे रखा है नीचे, तो यहाँ से आपकी इक्वेशन निकल जाएगी a प्लस एल इज इक्वल्स टू 3। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है सबको? मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे को ये पता था ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, मैंने सेटिस्फाई करवा दिया। अच्छा अब क्या करें, क्या मेरे को इस वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता लग सकते हैं? यस मैम। कैसे निकालोगे? हम माइनस कर दें। माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस कर दो, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, मैं लिख देती हूँ, माइनस करके लिखोगे तो 1 -2 और 1। ठीक है, ये हो गई इस वाले लाइन की डायरेक्शन रेशियोज। इस वाले डायरेक्शन, इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज तो तुम्हें पता ही है, ये है L34। ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, यस परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट करके ऐड करोगे तो जीरो के लाएगा क्या? एक बात बताओ, L निकल जाएगा वहां से? यस Yes, मैम। ma'am. L निकलते ही A भी निकल गया, Yes, ma'am. A निकल गया, B निकल गया, आपकी लाइन की इक्वेशन आ गई। लाइन की इक्वेशन आ गई, ये पता ही है आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, फॉर्मूला लगा देना, सब कुछ पता चल गया। ठीक है, तो सवाल में थोड़ा सा चेंज कर दिया इन्होंने इस बार। पिछले वाले में हम लोग मान के चल रहे थे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इस बार इन्होंने दे दिया तो थोड़ा सा अप्रोच बदल गया। ठीक है, समझ आना चाहिए बस आपको कि किया कैसे है इन्होंने। कर लोगे? Yes, ma'am, हो जाएगा. ठीक है, अब देखो जो इसमें क्वेश्चंस बचे हैं वो तुम ट्राई करके आना, बाकी का फिर हम कल करेंगे। कल मैं थोड़ा मिक्स्ड ही क्वेश्चंस लेके आऊंगी क्योंकि तुम्हारे जो टेस्ट के रिमेनिंग टॉपिक्स बच गए ना, कुछ तो उससे होंगे, ताकि तुम लोग थोड़ा सा मतलब मैच कर सको क्वेश्चन।